हेलो माय डियर अपकमिंग मैकेनिकल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर एक मैकेनिकल के लिए सीरीज चलाया जा रहा है। सभी वो एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए इस कोर्स को मैं डिज़ाइन किया हूं, जिसमें मैं ऑल स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के AJE में जो क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस 10-12 साल में, उन सभी का मैं यहाँ पे कलेक्शन करके आप लोग को पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज। और यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी का भी डिस्कशन किया जा रहा है, मतलब एक साथ आपको क्वेश्चन और थ्योरी कंप्लीट रिवीजन मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज। और रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है आपके वेरियस AJE में, चाहे सेंट्रल लेवल में कोई एग्जाम आप ले लो, SSC JEE ले लो, RRB ले लो, इसरो DRDO JEE का एग्जाम ले लो, या फिर सेंट्रल लेवल के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, PSU वगैरह होते हैं, तो सभी एग्जाम का यहाँ पे प्रीवियस ईयर में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें लाएं। इसके अलावे इसमें आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे जो अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस पे जो 5-7 साल पढ़ा रहा हूँ उस बेसिस पे मैं यहाँ पे लाया हूँ। तो ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा गोल्डन और मास्टर आपका सोर्स होने वाला है क्वेश्चन का एंड थ्योरी का। तो आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद कर रहे होंगे। ये आपका सेकंड पार्ट आज का हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हर एक सीरीज में मैं 20 क्वेश्चन को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड याद रखिएगा, यहाँ पे मैं 20 क्वेश्चन तो पढ़ा रहा हूँ, बट ये सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं है। आपको पता चलेगा सर आप तो बस 20 क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन नहीं डियर, इसमें 20 क्वेश्चन नहीं, उस 20 क्वेश्चन में बहुत सारा ऐसा थ्योरी वगैरह बताता हूँ जो 100 क्वेश्चन के बराबर होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इस तरीका का ये कोर्स चल रहा है। तो हम लोग अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जैसे मैंने कहा, सब्जेक्ट वाइज डील करते हुए जा रहे हैं। ये पार्ट 2 हो जाएगा, पार्ट 1 आ चुका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो चलिए 20 क्वेश्चन तक हो चुका, आज हम लोग देखेंगे 21 से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या बोल जा रहा है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग भी ये नहीं कि भाई सर बता रहे हैं तो मैं बस बैठ गया हूं और देख रहा हूं, नहीं, आपको भी थोड़ा ट्राई करना है ना। क्वेश्चन को पॉज कीजिए, खुद से लगाइए, ठीक है, थोड़ा अपना भी 30 मार्क हाँ दिखाइए। मुझे पता है आप लोग काफ़ी ब्रिलियंट है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो बोल रहा है कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स आर दोज फोर्सेस विच। भाई ये कोप्लेनर कंकरेंट क्या होता है सर, पहले तो ये मुझे बता दीजिए। तो डियर, बात करा कोप्लेन, को मीन्स होता है एक, प्लेन मतलब प्लेन। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ इस तरह करके कर दूं, एक्सिस आपको पता है ना, एक्सिस क्या होता है, एक ऊपर तरफ जाएगा, है ना, उसको मैंने मान लिया Y एक्सिस ले लिया। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल आता है, वर्टिकल वाला Y एक्सिस मैंने ले लिया। ठीक है, और आपका अगर हॉरिजॉन्टल का बात करेंगे तो इसको मैंने X एक्सिस मान लिया। एंड एक Z एक्सिस ले लेते हैं। Z एक्सिस जो आपको दिखाई नहीं देता, किसी भी चीज़ का जो थिकनेस अंदर तरफ जाता है उसको आप Z एक्सिस मान लो। किसी बुक का एक लंबाई होता है, एक ऊंचाई होता है, एक डेप्थ भी तो होता है, चौड़ाई भी होता है ना, वो अंदर तरफ जाता है, आपकी तरफ जाता है। तो मैंने 3 एक्सिस ले लिया। अब इसी से प्लेन बनता है। जैसे मैंने इसको एक अगर दीवार मैंने बना दिया, इसको मैंने एक दीवार बना दिया वॉल, और इसको मैंने एक वॉल बना दिया। तो आपको लग रहा है कि सर जी एक तरह से तो पूरा घर का 4 दीवार जिस तरह होता है उस तरह 6 दीवार होता है। आप जहाँ पे जिस रूम में पढ़ाई कर रहे हो, आप देखो आपके सामने एक दीवार होगा, आपके पीछे एक दीवार होगा, आपके दाएं होगा, एक बाएं होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। तो मैं 6 में से 3 का बात कर रहा हूँ। इधर एक, तो इसको मैंने 1 प्लेन मान लिया, ये सेकंड प्लेन मान लो, और इसको थर्ड प्लेन मान लो। किसी को भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लो। को प्लेनर करने का मतलब क्या है कि को मतलब एक ही प्लेन पे अगर आप फोर्सेस को दिखा सकते हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्लेनर फोर्सेस। जैसे कि आपने क्या करा, इस वाले प्लेन को ले लिया, ये हो गया, ये प्लेन को हो गया। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि क्या सर, मतलब समझ लो आपके सामने वाला, देखो अगर मैं P1 बात करूँगा तो आप जिस रूम में पढ़ाई कर रहे हो उसके सामने वाला प्लेन फर्स्ट प्लेन हो गया, पहला वाला दीवार। अगर P2 का बात करेंगे तो आपके जो साइड तरफ है, ठीक है, आपके जो साइड में दीवार है वो हो गया P2। एंड P3 का बात करें जो नीचे जो है वो आपका P3 है। तो मैं P1 का बात करूँ सामने वाले में। अब मान लो सामने तरफ ना कोई तोड़ रहा आपके दीवार को, कोई हाथी या फिर कोई बॉडी बिल्डर बोल रहा कि बाहर निकल, तुमको आज मैं तुमसे बदला लूंगा। आपने उसका कुछ कर दिया है, बिगाड़ दिया, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया समझ लो। तो आप वो क्या कर रहा कि भाई तुम बाहर निकल, आज तुमको मैं बताता हूँ। तुम मेरे साथ गया नहीं घूमने के लिए, तुमने बोला कि वहाँ पे जाके मूवी देखना है, और वहाँ पे हॉल पे RRR लगा है, पता चला वहाँ तो मूवी लगा ही नहीं है। अब वो बच्चा जो आपका फ्रेंड है वो गुस्सा हो गया, वो दीवार तोड़ रहा है, यानी कि इस दीवार में वो फोर्स लगा रहा है, पूरा हेवी, दीवार को तोड़ना ही चाहता है। इसी तरफ से डायरेक्शन में ढेर सारा फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और 2-4 आदमी समझ लो ले आया है, और सबको कुछ फोर्स लगा रहा है, F1 F2 F3 F4। तो एक चीज़ बताइए, क्या ये हर प्लेन पे लग रहा है, मतलब हर दीवार में फोर्स लग रहा है, फिर एक ही दीवार में लग रहा है? तो आप बोलेंगे सर सिर्फ तो एक दीवार लग रहा है सामने वाले में। तो ये बेसिकली जो फोर्सेस है ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या,
कोप्लेनर फोर्सेस। समझ आया कि नहीं? मतलब एक ही प्लेन पे लगने वाले फोर्सेस को हम लोग कोप्लेनर कहेंगे। अगर ये नॉन कोप्लेनर रहता तो समझ लो आपको चारों तरफ से दोस्त कोई कोई पीछे तरफ से धक्का लगाता, कोई इस दीवार से धक्का लगाता, कोई इस दीवार से धक्का लगाता, कोई पीछे से भी लगाता और पूरा घर को तोड़ने रखता। यानी कि उस केस में क्या हो जाता, अगर नॉन कोप्लेनर कहेंगे तो कोई इधर से ही फोर्स लगाता, कोई इस दीवार से भी लगाता, कोई इस दीवार से, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग नॉन कोप्लेनर। मतलब एक प्लेन का बात यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। और अगर ये फोर्सेस है तो नॉन कोप्लेनर फोर्सेस जैसे F1, F2, F3। समझ आया कि नहीं? चलिए अब देखो यहाँ पे बात करा कनकरेंट का। सर अब ये कनकरेंट क्या है? कनकरेंट मतलब होता है एक पॉइंट पे लगने वाला फोर्सेस। समझ रहे हो ना क्या मैं बोल रहा हूँ? एक पॉइंट पे लगने वाला फोर्सेस को हम लोग बोलेंगे कनकरेंट। अब उसको बताने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको हटाने दीजिए। क्या है सर इसका मतलब? तो देखो मैंने फिर से एक ले लिया फोर्सेस। मान लो एक कोई पॉइंट है P1 प्लेन, पहला प्लेन में ही, इधर से लग रहा है एक मेरा F1 फोर्स, इधर से एक लग रहा है मेरा F2 फोर्स, इधर से लग रहा है मेरा F3। बार बार मेरा चल जाता पहले, है ना, मैं कुछ ज़्यादा ही आगे रहता हूँ। देखो एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे तीनों तरफ से डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? कनकरेंट। इसको क्या कहेंगे हम लोग? कनकरेंट। क्यों सर? क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है चारों तरफ से। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? होता नहीं कि आप लोग एक पिज्जा मंगाते हो दोस्त और सभी उसी में टूट पड़ता है, ठीक है, जहां दिखता है बड़ा पिज्जा दोस्त और कुछ खा रहा है। कोई कोई होता है ना ऐसा दोस्त कि उसी के पीछे सब लगा रहता है। आप जो करते हो आगे पीछे सब आप ही के पीछे आ जाता है। मतलब आप समझ लो एक पॉइंट हो, उसी पे सब। आप क्या करते हो? आप इस लाइन में जाना चाहते हो, मैं मेडिकल करूंगा, तो आपके पीछे सब भाग जाता है। आप बोलो नहीं मैं SSC JEE का तैयारी कर रहा हूँ, तो आपके पीछे चल गया कोई। मैं RRB का कर रहा हूँ तो मैं भी करूंगा। होता नहीं है, मैं वहां जाऊँ घूमने तो सब कोई वहां जाता है। तो समझ लो एक पॉइंट हो, आप सब आपके पीछे आ रहा है तो कनकरेंट कहलाएगा। ठीक है, समझ लो सब उसी पॉइंट पे आ रहा है। या फिर हो सकता है कि आपको बता तो नहीं रहा, छुप के तैयारी कर रहा है। मतलब आप बोल दिए कि आपसे पूछा, अरे भाई ये बताओ तुम किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो? तो कुछ नहीं, मेरा तो टारगेट है RRB JEE, अपकमिंग RRB JEE का और SSC JEE का तैयारी कर रहा हूँ, तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। अब आप जब पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो, नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं, बस ऐसे तुमसे पूछ लिया, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। घर जाकर प्रिपरेशन करेगा और आपको बताएगा नहीं। वो कब पता चलेगा? जब उसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक मान लो कोई बॉडी है, अब यहाँ से एक मेरा F1 फोर्स आ रहा है, इधर से लग रहा है मेरा F2 फोर्स और इधर से लग रहा है F3 फोर्स। अब ये दिख तो नहीं रहा कि एक पॉइंट पे है, लेकिन जब इसको हम लोग ना डॉट डॉट करके दिखाएंगे तब मुझे पता क्या चल रहा है कि इस तरह हम लोग लाएंगे, इधर से भी ये आएगा, इधर से भी आएगा, पता चलेगा इमेजिनरी जब जा रहा है ना तो एक ही पॉइंट पे सब का सब आके मिल रहा है, सब आके मिल रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? कनकरेंट कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे? कनकरेंट कहेंगे। यहां कहा गया कोप्लेनर कनकरेंट। इसका मतलब क्या है? कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे और कनकरेंट है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे इस प्लेन का मैं बात कर रहा हूँ, फिर से मैं येलो से इसको भर देता हूँ, डिग हो गया। अब देखो यहाँ पे P1 प्लेन पे F1, F2, F3 आ रहा, तो एक ही प्लेन पे सब कनकरेंट फोर्स आया, तो इसको बोलेंगे कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स। समझ आया? चलिए ये चीज यहाँ पे कह रहा। अच्छा अगर यहाँ पे रहता, चलो और चीज देख लेते हैं, अगर यहाँ पे कोप्लेनर ना कह के रहता मेरा नॉन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स, नॉन कोप्लेनर लेकिन कनकरेंट, तब क्या करते? तब कुछ नहीं करते डियर, तब कुछ नहीं करते। तब देखो क्या करते हैं हम लोग, तब मैं ले लेता हूं ग्रीन। देखो एक फोर्स आता मान लो इधर से F1 फोर्स आता, और ये कौन सा प्लेन मेरा? P1 प्लेन पे। एक आता है इधर डायरेक्शन में, इस वॉल से आता P2 प्लेन पे, तो ये आता है F2, और F3 आता है इधर डायरेक्शन से F3। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि भाई तीनों अलग अलग प्लेन से आ रहा, तो क्या F1, F2, F3 ग्रीन वाले को आप कोप्लेन कहेंगे? नहीं कहेंगे सर। कहा है सर? क्योंकि सर अलग अलग दीवार से आ रहा है ना, एक दीवार से तो आ नहीं रहा, तो एक प्लेन तो बोलेंगे नहीं। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि सर जी इसको मैं इमेजिनरी तौर पे लेके डॉट डॉट करके चलो, डॉट डॉट करके चलो, डॉट डॉट करके चलो, तो आके एक ही पॉइंट पे तो मिल जा रहा है ना। इट मीन्स आप बोलोगे सर जी ये मेरा कोप्लेन तो नहीं है, एक प्लेन तो नहीं, अलग अलग प्लेन, लेकिन सर सबको ना एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा, मतलब नॉन कोप्लेनर लेकिन सर कनकरेंट है। समझ आया मेरी बात? तो ये चीज होता है नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरेंट। अच्छा यहाँ पे और एक चीज, चलो मान लेते रहता नॉन कोप्लेनर और नॉन कनकरेंट, कनकरेंट भी नहीं रहता, समझ लो क्या रहता? नॉन कनकरेंट। तो क्या होता सर? ना तो कनकरेंट ना कोप्लेनर, तब भी देख लो, तब भी देख लो। अच्छा एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको बैक लेके चलता हूँ, है ना, और बताता हूँ। देखो यही सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पे मैं लगभग 10-12 क्वेश्चन आप लोग से करा दिया, ठीक है, 10-12 क्वेश्चन आपसे मैंने यहाँ पे करवा दिया। चलिए ये मैंने F1 माना था ना, F1 माना था, और कुछ मैं फोर्स ले लेता हूँ यहाँ पे। तो F1 ये रहा, एक प्लेन से आ रहा है, क्योंकि नॉन कोप्लेनर नॉन करंट में कह रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि नॉन कोप्लेनर और नॉन कनकरेंट, ना तो एक पॉइंट पे मिलना चाहिए, ना कि एक प्लेन पे होना चाहिए।
तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सिंपल आप बोलेंगे सर जी तीनों अलग अलग प्लेन से करेंगे और तीनों एक पॉइंट पे नहीं मिलना चाहिए। तो देखो जैसे ये यहाँ से आया, इस प्लेन से कहीं ये आपका जा रहा है इस डायरेक्शन पे और यहाँ से कहीं जा रहा है इस डायरेक्शन पे। अब देखो यहाँ देखो F1 हो गया, ये F2 हो गया फोर्स, ये F3 हो गया, सब अलग अलग प्लेन पे पड़ रहा है, एक F1 पे, एक F2 पे, एक F3 पे, अलग अलग दीवार पे। लेकिन क्या कोई एक पॉइंट पे मिल रहा है? एक भी पॉइंट बिल्कुल नहीं। देखो ये डॉट डॉट करके इधर चल जा रहा है, ये डॉट डॉट करके कहीं इधर जा रहा है और कहीं इधर जा रहा है। अब यहाँ पे लड़का का एक कंफ्यूजन हो सकता है, सर ये तो पॉइंट पे आके यहाँ पे देखिए दोनों आके मीट कर जा रहा है और यहाँ पे आके मीट कर जा रहा है। डियर कंकरेंट मतलब सारे फोर्स एक पॉइंट पे मिलना चाहिए। क्या सारे फोर्स मिल रहा है? नहीं, यहाँ पे दो फोर्स मिल रहा है, तो इसको कंकरेंट नहीं कहेंगे। समझ रहा है मेरी बात? तो ये हो गया नॉन कोप्लेनर, नॉन कंकरेंट। तो बस यही रहता है। और एक आता है कोलिनियर। क्या आता है एक मेरा? कोलिनियर। सारे मैंने बता ही दिया। कोलिनियर, कोलिनियर क्या रहता है? एक लाइन, कोलिनियर, को माने एक और लीनियर माने लाइन, एक लाइन पे, एक लाइन पे जैसे होता नहीं है। मैं बता रहा हूँ कोलिनियर का सबसे अच्छा ये गम कोई बच्चा लोग खेले थे, एक रस्सी पकड़ के उधर से 3 आदमी रहा, इधर से 3 आदमी रहा, है ना, और खींच रहा। जैसे कि आप देखे होंगे अभी एक कोई सीरीज आया था ना, कौन सा सीरीज आया था, कुछ तो था, मुझे यार ये सेक्रेट गेम्स नहीं मैं बात कर रहा हूँ, कोई वेब सीरीज था शायद साउथ कोरिया का था जिसमें गेम खेला जाता है। उसमें देखो इस तरह का रहता है, एक रस्सी रहता है एंड यहाँ से इस रस्सी को आप पकड़े हुए हो, ठीक है, इस तरह करके पकड़े हुए, और यहाँ से भी रहता है कुछ आदमी जो इस तरह करके पकड़े हुए हैं, ठीक है। इस रस्सी को दोनों तरफ से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है ये और ये इधर से खींच रहा है, F1 एंड F2। एक ही लाइन पे दोनों फोर्स है ना। अगर मान लो और यहाँ पे और एक आदमी इधर रहता, ठीक है, इसको फिर से खींचता है इस तरह करके, तो सेम यहाँ पे और एक आदमी रहता, ठीक है, इसको खींचता तो ये क्या हो जाता मेरा? फिर भी क्या लग रहा है, यहाँ से और एक मेरा लग गया, इधर से मेरा F2 लग गया और इधर से मेरा मान लो यहाँ पे 3 लग गया, ठीक है। F1 F2 F3 एंड F4, चलो F1 F2 F3 F4। तो ये बेसिकली क्या है? एक ही लाइन पे सारे का सारे फोर्स जो मेरा पड़ रहा ना, ये मेरा क्या पड़ रहा? सबका सब F1 F2 F3 एक ही लाइन पे पड़ रहा था। इसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर, कोलिनियर फोर्सेस। समझ आए? बस ये फोर्सेस का अलग अलग है। इसके अलावा एक पैरेलल भी होता है। पैरेलल तो आपको पता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए, है ना, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो x है, ये यहाँ भी x यहाँ भी x, इसको बोलेंगे पैरेलल फोर्सेस। नॉन पैरेलल जो मेरा पैरेलल नहीं है, जो आके मेरा जो x है, जैसे x है यहाँ y हो जाएगा, यहाँ z हो गया, मतलब डिस्टेंस घटते हुए जा रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, तो उसको पैरेलल नहीं कहेंगे। उस तरह लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल। लाइक मतलब जो एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है, तो देखो F1 F2 दोनों मेरा एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अनलाइक मतलब एक मेरा इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग अनलाइक। क्या बोलेंगे? अनलाइक। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लाइक पैरेलल फोर्सेस। बस खत्म हो गया। समझ आया? तो ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं इसी तरह करके आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो आप लोग ज़्यादा ये टेंशन मत लेना कि कोई चीज़ छूटेगा। बस आराम से पढ़ते रहिए, मस्त आराम से ध्यान लगा के पढ़ते रहो। बाकी मैं आप लोग को लाइट मोड में करते रहूँगा। चलिए तो भाई साहब इस क्वेश्चन को देख लेते। कह रहा है भाई कि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स आर दोज फोर्सेस। तो क्या कहें सर, इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखो भाई थोड़ा लगाओ। ए बोल रहा है मीट एट अ पॉइंट। सर मीट एट अ पॉइंट होगा क्योंकि ये कंकरेंट का बात कर रहा है। अब देखते हैं, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। भाई डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, लेकिन यहाँ पे कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे, तो ना सर, ना 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 ना, ये ना होगा। डू नॉट मीट एट अ वन पॉइंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये डू नॉट मीट यानी कंकरेंट तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। सी नंबर, मीट एट वन पॉइंट, ठीक है, एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑल्सो लाई एट द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन पे है और एक ही पॉइंट पे आके सब जो है वो मिल रहा है। तो ये बिल्कुल सही जो है वो बोल रहा है इस तरह करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा? सी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। शुरू का जो मैंने थ्योरी बताया ना डियर, वो इसलिए बताया क्योंकि आगे का बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ऊपर से फोर्सेस से रिलेटेड सारा आपको थ्योरी भी समझ में आ गया, बिकॉज ये बेसिकली इसका टारगेट क्या है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लगा देना, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा देना, थ्योरी भी आपका कंप्लीट करा देना, मतलब कंप्लीट मैकेनिकल का आपको एक तरह से बूस्ट किया जा रहा है यहाँ पे। चलिए देखो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो बोला नन कोप्लेनर नन कंकरेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच मीट एट अ वन पॉइंट। भाई साहब देखो बोला मीट एट अ वन पॉइंट, तो सर पहले तो बोल दिया ना नन करेंट, तो सर नन कंकरेंट मतलब मिल नहीं रहा एक पॉइंट पे, क्योंकि कंकरेंट मतलब एक पॉइंट पे मिलना होता है। तो सर जो जहां पे बोलेगा ना मीट एट ए वन पॉइंट तो होगा ही नहीं, और चूंकि नन कोप्लेनर भी कहा गया तो एक प्लेन का भी बात करेगा, वहां भी होगा नहीं, तो पहले तो ये कट गया। बी नंबर, डू नॉट मीट एट अ वन पॉइंट, हाँ ये हो सकता है क्योंकि नन कंकरेंट कहा गया है, लेकिन यहाँ पे एक प्लेन पे भी नहीं होना चाहिए, वो देखते हैं। एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई एट द सेम प्लेन, बिल्कुल सही जवाब 22 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। का है सर? क्योंकि देखो यहाँ पे एक प्लेन नहीं बोला है ना भाई साहब, तो एक प्लेन नहीं, देखो
डो नॉट लाई एट वन प्लेन, मतलब अलग अलग प्लेन पे लग रहा है। जैसे कि इस तरह का कुछ मेरा इस तरह का देख लो, इस तरह से है ना, ये मैंने अगर एक्स वाई जेड ले लिया है ना, कुछ भी एक्स वाई जेड आप ले लो, अभी समझाने की बारी है। तो एक मेरा फोर्स इधर से लग रहा है, एक मेरा फोर्स इधर से लग रहा है, और एक मेरा फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, ऐसे लग रहा है। देखो अलग अलग प्लेन पे है, ये P1 प्लेन पे है, ये मेरा P2 प्लेन पे है, और ये मेरा P3 प्लेन पे है। ये मान लेते हैं F1 फोर्स है, ये मेरा F2 फोर्स है, और ये मेरा F3 फोर्स है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो सारे का सारे जो फोर्सेस है ना, वो मेरा क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे मिल नहीं रहा, क्योंकि कहीं ये अगर मैं बात करता हूँ किसी अर्थ से, ग्रीन से लिख लो, ये कहीं ऐसे जा रहा है, ये कहीं ऐसे जा रहा है, ये कहीं ऐसे जा रहा है, मिल तो नहीं रहा है। तो नन कंकरेंट और नन कोप्लेंट, क्योंकि अलग अलग प्लेन पे है, तो डू नॉट लाई एट द सेम प्लेन, एक प्लेन पे नहीं हो रहा, ना ही मिल रहा है, तो ये सी बी नंबर सही होगा। समझ आई लो कि ना? हाँ, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए गाइज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जा रहे हैं यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक न्यू थ्योरी विच इज कॉल्ड योर लाइमिस थ्योरम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट AE एंड JEE एग्जाम्स। काफी पूछा जाता है, स्टेटमेंट भी इससे पूछा जाता है, एंड आपसे ये बहुत सारा मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए इससे कितना कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ये क्या बोल रहा है, देखो सिंपल सा लाइमिस थ्योरम बोल रहा है कि बताइए यहाँ पे एक P फोर्स है, Q फोर्स है, एक R फोर्स है, और एंगल दिया गया अल्फा बीटा गामा, जो एक पॉइंट O से निकल रहा है। पहली चीज एक समझिए कि सर लाइमिस थ्योरम जो होता है ना, लामिस थ्योरम किस फोर्स के लिए निकालते हैं, लामिस थ्योरम से करते क्या सर? तो डियर लामिस थ्योरम से हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट। क्या करते हैं हम लोग? रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। रिजल्टेंट क्या होता है, कोई बॉडी पे मान लो इस तरह लग रहा है F1 फोर्स, इस तरह से लग रहा है F2 फोर्स, इधर से लग रहा है F3 फोर्स, इधर लग रहा है F4 फोर्स, ढेर सारा फोर्स लग रहा है। आपको बोलना कि ठीक है इतना सारा फोर्स लग रहा है ना, आप रिजल्ट सबको जोड़ जाड़ के बताओ कितना टोटल हो रहा है, मुझे वो निकालना है, उसी को कहते हैं हम लोग रिजल्टेंट। तो अपने रिजल्टेंट बेसिकली क्या आता है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये बेसिकली होता है मेरा रिजल्टेंट। सबको जोड़ देते हैं, रिजल्टेंट निकल जाता है। ये समझ आ गया? ठीक नहीं? ठीक है। जैसे एक घर में 4 आदमी कमा रहा है, सबको जोड़ के आप बता दो कि मेरा इतना रिजल्टेंट हुआ, ठीक है। चलिए अब बात आया रिजल्टेंट हो गया। अच्छा सर रिजल्टेंट किस फोर्स का, क्योंकि फोर्स दो तरह का होता है, एक होता है पैरेलल फोर्सेस, एक होता है नॉन पैरेलल। पैरेलल फोर्सेस का अगर बात करेंगे तो पैरेलल का जैसे F1 होता है, F2 होता है, और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं पैरेलल फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना बहुत ही बच्चा जैसा है। भाई दोनों एक डायरेक्शन पे जा रहा ना, जोड़ देते हैं। जैसे ये अगर मान लो 10 न्यूटन का है, ये 10 न्यूटन का है, तो बस क्या करेंगे, रिजल्टेंट F1 प्लस F2, 10 प्लस 10 20 हो गया, आंसर आ गया। आंसर आ गया। लेकिन अगर अनलाइक पैरेलल, क्योंकि ये लाइक पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है, अगर अनलाइक रहा तो अलग अलग डायरेक्शन पे रहा, जैसे F1 मेरा इधर जा रहा है और F2 मेरा इधर जा रहा है। और इस बार मान लेते हैं F1 का मैंने वैल्यू ले लिया 20, इस बार का ले लिया इसका 10, तो क्या करते हैं हम लोग, अलग डायरेक्शन में जाए तो घटा देते हैं, मतलब रिजल्टेंट क्या करते हैं, F1 माइनस F2। किसी के भी किसी को घटा देंगे नहीं, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो बड़ा क्या है 20 है, तो 20 माइनस 10, तो यहाँ पे 10 न्यूटन आ गया रिजल्टेंट इक्वल टू। जैसे आपके घर में कोई 50,000 कमाता है, लेकिन खर्च भी तो होता है, तो मैं आप लोग को चाह रहा हूँ कि आपके घर में सेविंग कितना होता है हर महीना बताइए। तो आप बोलेंगे पापा कमाते हैं 50,000 और मम्मी कमाते हैं 30,000, हम लोग का खर्च हम लोग करते हैं 20,000। तो आप क्या करोगे, उन दोनों को जोड़ोगे और जोड़ के फिर 20,000, जैसे 40 एंड कितना बोले, जितना भी बोले मैं, पापा का 40 बोले और मम्मी का 30 बोले, तो 80 हो गया। 80 में से 20 को लेस कर दो कि भाई इतना मेरा बच रहा है, तो वो रिजल्टेंट हो गया बेसिकली। तो यहाँ पे रिजल्टेंट 10। लेकिन ये मैं बात किया किसका, पैरेलल फोर्सेस का ना, इसका भी और ये मेरा दोनों क्या है, पैरेलल का। पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट देखो कितना इजीली फाइंड आउट किए, जोड़ दो और घटा दो, खेल खत्म। लेकिन डियर जैसे नॉन पैरेलल फोर्सेस आता है ना, तब होता है डिफिकल्ट, तब क्या डिफिकल्ट होता है वो चीज़ को समझो। नॉन पैरेलल फोर्सेस का कैसे, जैसे कि मैंने कहा नॉन पैरेलल फोर्सेस मतलब ये एक मेरा फोर्स रहा है और एक दूसरा फोर्स रहा है, ये मेरा F1 है और मेरा F2 है। ये क्या पैरेलल है, बिल्कुल नहीं, देखो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ते हुए जा रहा है। इसका रिजल्टेंट बड़ा डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करना, क्योंकि अच्छा जब भी मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस होगा ना, वो एक एंगल में रहेगा, ऑब्वियसली बात है एंगल पे बढ़ते रहेगा, तो एंगल में हमेशा रहेगा। इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का अलग अलग वेरियस तरीका होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, पढ़े होंगे पहला। दूसरा होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। एक क्या होता है, थर्ड होता है लेमिस थ्योरम। क्या होता है मेरा, लेमिस थ्योरम होता है, इससे भी हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। और एक होता है मेरा पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। ये चारों फोर्सेस जो होता है ना, वो हम लोग फाइंड आउट करते क्या, नॉन पैरेलल फोर्सेस का, नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट, ठीक है। ये चीज एकदम याद रखना, नॉन पैरेलल फोर्सेस का इन चारों तरीके से फाइंड आउट हम लोग करते हैं, क्योंकि पैरेलल का तो इजीली आ जाता है।
पैरेललोग्राम में हम लोग करते क्या हैं, आपको मैं बता चुका हूं कि दो अगर नॉन पैरेलल फोर्सेस है, P1 है और P2 है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम को बना लेते हैं। पैरेललोग्राम ऐसे करके बना लिए, ऐसे करके पैरेललोग्राम रेक्टेंगल जैसा रहता है, थोड़ा टिल्ट कर देते हैं और इसका जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट देता है। ठीक है, एक तरीका। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में सेम इसी तरह दो फोर्स अगर दिया मेरा रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे दो फोर्स दिया गया है, तो दो फोर्सेस को हम लोग क्या करेंगे ना, ट्रायंगल बनाएंगे इसी के जस्ट पैरेलल में। जैसे P2 इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसके जस्ट पैरेलल में यहाँ मैंने ले लिया, एंड देखो मेरा P1 किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके पैरेलल मतलब पैरेलल ऐसे ऐसे पैरेलल पैरेलल पैरेलल, समझ रहे हो ना। तो मैंने क्या करा, एकदम थोड़ा सटा के इसी के हेड टू टेल जोड़ रहे हैं और ऐसे मैंने कर दिया। P1 इधर जा रहा था ना, तो P1 इधर मैंने कर दिया। देखो दोनों आपस में पैरेलल जा रहा ना, तो ये हो गया मेरा P1 और ये मेरा ब्लैक वाला क्या था, ब्लैक वाला P2 माने थे, तो P2। तो देखो मेरा ट्रायंगल और जो इसको क्लोज करेगा वो मेरा रिजल्टेंट देगा। अब इसको जो क्लोज करेगा वो रिजल्टेंट दिया। तो मैंने क्या किया, दो नॉन पैरेलल फोर्सेस एक ट्रायंगल बनाए, मतलब इन दोनों फोर्सेस को ट्रायंगल का साइड बनाया और जो क्लोज किया वो रिजल्टेंट दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में करते हैं। दोनों समझ गए। लेमिस थ्योरम में क्या रहता है, अगर एक पॉइंट से तीन फोर्स मेरा निकल रहा है, P1 P2, अब इसके बारे में बात करते हैं। पैरेललोग्राम जिसको अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो एक सेकेंड उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि तीन फोर्स दिया रहा था, P1 P2 एंड P3, और बेसिकली देखो उसमें भी हम लोग ना दो ही फोर्स का ही रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। एक बेसिकली रिजल्टेंट ही होता है, एक मेरा रिजल्टेंट ही होता है। तो चलो मान लेता है फोर्स ही, क्योंकि रिजल्टेंट एक तरह से फोर्स ही तो हुआ ना। आपने कहा कि भाई सैलरी कितना आता है टोटल, तो मैंने कहा एक का कुछ और एक का कुछ, दोनों को जोड़ के और कुछ आया, तो वो भी तो पैसे ही है। तो अगर इन दोनों को जोड़ के एक मेरा रिजल्टेंट आएगा वो भी फोर्स ही होगा। तो P1 P2 एंड P3, अब तीनों का हम लोग कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, तो वो हम लोग करते कैसे हैं, एक फोर्स को लेते हैं और जस्ट उसके साइन ऑफ एंगल लेते हैं, मतलब P1 डिवाइड बाय साइन ऑफ, कौन सा एंगल लेंगे, जो मैंने फोर्स लिया ना उसके दो अपोजिट फोर्सेस के बीच के एंगल। जैसे मैंने अभी P1 फोर्स का बात कर रहे हैं, तो कौन सा एंगल लेंगे, तो इसके सामने वाला, जैसे मान लेते हैं यहाँ रहता है मेरा अल्फा, ये रहता है बीटा और ये रहता है गामा, तो मैं कौन सा फोर्स लूंगा, यहाँ पे गामा फोर्स का लूंगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन गामा। अब समझो, थोड़ा सा समझो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं अभी किस फोर्स का, तो सर आप बात कर रहे हैं P1 फोर्स का। ये समझो P1 डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल रहता है अपोजिट, जैसे कि इसके जस्ट अपोजिट मेरा क्या है, इसके जस्ट बगल में, दोनों बगल को नहीं लेंगे, बस ये याद रखना है। तो सर P1 के बगल में बीटा एंगल है तो इसको नहीं लेंगे, इसके P1 के इधर वाले में क्या है ना, गामा, इसको भी नहीं लेंगे। तो बचा क्या मेरा, ये अल्फा, तो अल्फा ले लिए। सेम इसी तरह मान लो मेरे P1 ना लेके कुछ और ले लिया, तो और इज इक्वल टू होता है इस तरह, इज इक्वल टू करेंगे। अब मान लो P2 डिवाइड बाई, तो P2 कहाँ पे है सर, P2 मेरा जो है ग्रीन से मैं दिखाता हूँ, P2 यहाँ पे। अब P2 के अगल बगल देखो कौन सा एंगल दिया गया, तो सर बगल में बीटा, तो बीटा को नहीं लेंगे। इधर सर मेरा अल्फा को नहीं लेंगे। बचा क्या मेरा गामा, तो यहाँ आ जाएगा मेरा साइन गामा। समझ आया। इज इक्वल टू और एक फोर्स है तो इज इक्वल टू और एक करो, इज इक्वल टू P3 डिवाइड बाई। अब क्या लेंगे सर, तो P3 कहाँ पे है, तो सर P3 मेरा ये दिया गया, तो इसका अगल बगल कौन सा एंगल है, तो एक तो सर मेरा ये वाला है गामा है और एक मेरा अल्फा है, ठीक है, यानी अल्फा गामा जो भी ये दोनों को नहीं लेंगे तो बीटा बचा है। यहाँ पे क्या ले लेंगे, साइन बीटा। अच्छा यहाँ पे एक जो है ये अल्फा था और ये गामा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह समझ लेना। यहाँ पे एक अल्फा बीटा समझ रहे हैं ना, जैसे अपोजिट वाला लेते हैं तो ये इससे हम लोग निकालते हैं। इसमें भी हम लोग नॉन पैरेलल फोर्सेस का ही रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। और पॉलीगन में क्या होता है, पॉलीगन ट्रायंगल जैसे होता है, उसमें ढेर सारा साइड रहता है, उसको भी मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को। ला क्या पॉलीगन का बात करें, पॉली मीन्स होता है ढेर सारा। जैसे कि इस तरह एक पॉइंट में इधर से एक F1 लगा, इधर से लगा एक F2, इधर से लगा मेरा F3, इधर से लगा मेरा F4। अब बोलेगा इसके रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। अब ना तो आप लेमिस लगा सकते हो कि लेमिस लगता है तीन फोर्सेस के लिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में दो साइड रहता है उससे बनाते हैं, नहीं लगा सकते हो। पॉलीगन लॉ जो पैरेललोग्राम था उसमें भी दो साइड, मैंने कहा था दो साइड से पॉलीगन बनाते हैं, तो कुछ नहीं लग सकता। अब क्या करेंगे सर, रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा फोर्सेस है, तो लगाते हैं हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ थ्योरम। पॉलीगन इससे क्या करते हैं, सेम उसी तरह, जैसे मान लो F1 को मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ करा, तो इसके जस्ट पैरेलल में हम लोग ड्रॉ करेंगे। जैसे पैरेलल में, पैरेलल मतलब एक दूसरे को कट नहीं रहा, देखो कट नहीं रहा ना, पैरेलल ड्रॉ कर दे कहीं और दूर करके। अब बात करते हैं दूसरा फोर्स, जैसे मैं ब्लू से ले रहा हूँ F2 किधर दिया है, नीचे तरफ दिया है, तो मैं भी जस्ट नीचे ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, ऐसे करके एकदम उसी के पैरेलल, देखो इसी के पैरेलल है, बस यही ध्यान रखना है, बस उसके पैरेलल होना चाहिए। अब बात करेंगे F3। अच्छा यहाँ पे लिखना मैंने भूल गया, और यहाँ पे बीच में आप लोग को फोर्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ आ गया, ये हो गया F1 एंड ये हो गया मेरा क्या, दिस इज योर F2, ये इसको टच कर दो, हाँ ठीक है, F2 हो गया। बात करते हैं आगे हम लोग F3 किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो इसके जस्ट पैरेलल हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे इधर जा रहा है तो कुछ मेरा इस डायरेक्शन पे जाएगा ना,
ऐसे ही जाएगा ना, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, देखो इधर पैरेलल है तो ये हो गया F3। और क्या रहा F4, F4 रेड में ही ले लेते हैं, उस डायरेक्शन पे जा रहा, कुछ मेरा ऐसे जा रहा है तो F4 हो गया, ठीक है, F4 हो गया। F1 को थोड़ा छोटा कर देते, कुछ ज़्यादा ही मैं बड़ा यहाँ पे कर दिया था ना, कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया था, चलो ऐसे कर देता हूँ, ये हो गया था मेरा F1 हो गया। अब देखो 4 फोर्सेस हो गया ना, अब इसको जो क्लोज करेगा ना वो मेरा रिजल्टेंट देगा, जो इसको क्लोज करेगा, मान लो इसको देखो क्लोज कर रहा है ना, अब ये रिजल्टेंट इसको दे दिया। अच्छा और एक चीज़, चाहे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स रहे या फिर पॉलीगॉन लॉ, जो इसको क्लोज कर रहा है ना उसको डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। जैसे देखो इन लोग ध्यान से देखो, सब जो है क्लॉकवाइज में घूम रहा था, एरो देखो, एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये भी इस डायरेक्शन पे जा रहा है, घूम रहा है एक जैसा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन पे ऐसे हो जाएगा। देखो मैं रेड से दिखा देता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, एरो जस्ट अपोजिट, देखो जस्ट इसके अपोजिट हो गया ना एरो, तो वो क्लोज करा, क्योंकि रुक भाई अब मत जाओ, अब हो गया, यहीं से मैं जोड़ूंगा अब तुम लोग को सबको, तो रिजल्टेंट देगा। और एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 फोर्सेस है, मतलब 4 साइड है, और यहाँ पे ध्यान से देखना तो 1 2 3 4 5 आ गया। क्यों? क्योंकि 400 फोर्सेस था, एक मेरा रिजल्टेंट है, और जो भी मेरा फोर्स आता है वो मेरा पॉलीगन का साइड हो जाता है। बस इस तरीके से फाइंड आउट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहा था मेरा, अच्छा ये मैंने क्यों ये बताया, इसलिए बताया कि देखो मैंने ध्यान से सुनना, 2 फोर्सेस का अगर बोलेगा ना, 2 नॉन पैरेलल फोर्सेस, रिजल्टेंट तो सबका फाइंड आउट करते हैं, 2 नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन सा हम लोग यूज करते हैं। तो मैंने जैसे कहा पैरेललोग्राम, दूसरा मैंने क्या कहा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, तीसरा मैंने क्या कहा लेमिस थ्योरम, ठीक है। ये तीनों जो यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, 2 नॉन पैरेलल फोर्सेस का। लेकिन अगर आपसे कहेगा 3, ये मतलब हाँ 3 या 3 से ज्यादा, 3 और मोर देन 3 नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तब आप बोलिएगा पॉलीगन, क्योंकि ये तीनों का तीनों जो है ना, चाहे लेमिस रहे, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स रहे या पॉलीगन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस रहे, ये तीनों से हम लोग 2 नॉन पैरेलल फोर्सेस का ही हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते। लेकिन पॉलीगन से 2 या 2 से ज्यादा, 3 5 9 8 कितनों रहेगा, हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया? बाकी याद रखना नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं ये सभी से। चलो ये हो गया। स्टेटमेंट आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अब डिस्कस करेंगे हम लोग आपका लेमिस थ्योरम के बारे में। तो लेमिस थ्योरम क्या कहता है कि अगर मेरा एक पॉइंट से 3 फोर्स मेरा निकल रहा है, P1 P2 P3, और पहली बात तो ये जो होता है मेरा 3 फोर्सेस, वो कैसा फोर्स होना चाहिए, मेरा होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, सारे के सारे फोर्स मेरा कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। एंड नॉन कंकरेंट, ऑब्वियसली बात है, सबका जो है वो एक पॉइंट से निकल रहा है, तो पहली बात नॉन कंकरेंट लिख लेते हैं, कंकरेंट होगा ना, नॉन कंकरेंट कहाँ से, कंकरेंट क्यों, क्योंकि एक पॉइंट से सारे फोर्स निकल रहा तो कंकरेंट। इसके अलावा और क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन पैरेलल बोलेंगे, नॉन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल तो है नहीं। तो इन तीनों का कंडीशन याद रखना, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, वही रिजिड बॉडी होना चाहिए, ठीक है। एक रिजिड बॉडी, चलो रिजिड वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये तीनों फोर्स मेरे इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस होना चाहिए, मतलब एक बॉडी में मान लो ये कैल्सी, इसमें फोर्स लगा रहा है दोनों तरफ से, बैलेंस रहेगा तभी तो इसमें स्टडी करेंगे। अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, आपने ज्यादा फोर्स लगा, ओ भाई साहब ये तो निकल गया, आपने ज्यादा फोर्स लगा, इधर से चल गया ना, तो इधर से 10 लगा रहे तो इधर से भी 10 लगना चाहिए, तभी जाके वो बॉडी स्टैटिक रहेगा। तब ना इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पता करेंगे, नहीं तो भाग जाएगा ना, ज्यादा फोर्स लगाने, घसक जाएगा, हमको इसको मूव नहीं करवाना, इसलिए इक्विलिब्रियम होना चाहिए। कंकरेंट क्योंकि एक पॉइंट से, और नॉन पैरेलल क्यों सर नॉन पैरेलल, क्योंकि इसका देखो यहाँ पे एक दूसरे को जाके कट कर रहा है, तो नॉन पैरेलल मेरा है, ठीक है। और कोप्लेनर भी बोल सकते हैं, कोप्लेनर भी, क्योंकि एक ही प्लेन पे, मैंने कहा था ना इसको एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ड्रॉ हो गया एक प्लेन पे, बाकी यहाँ पे अदर प्लेन आएगा, तो ये भी हो गया। समझ आया? चलिए अब स्टेटमेंट क्या कहा था कि अगर मेरा 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, अगर 3 फोर्स मेरा एक्टिंग कर रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने F1 माना, इसको F2 माना, F3 माना, 3 फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट इन इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अदर टू एंगल, साइन ऑफ अदर टू। अदर कैसे मैंने कहा, सिंपल, F1 है और इसका मैंने ले लेता अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो F का कौन सा लेंगे सर, तो आपने कहा था सर दोनों आमने सामने का एंगल को नहीं लेंगे, तो F1 के सामने का एंगल ये है, नहीं लेंगे, इसके सामने का एंगल नहीं लेंगे, बचा क्या, बीटा, तो साइन ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, बीटा। सेम इसी तरह अगर मैं लिखना चाहूँ इज इक्वल
F2 डिवाइड बाई, तो सर सामने का एंगल आप मत लीजिए, तो सामने का F2 के बगल में देखो, F2 के बगल में ये आ रहा है और F1 के बगल, दोनों सामने सामने, तो बीटा और अल्फा आ रहा, तो गामा बचा, तो साइन ऑफ गामा। एंड F3 डिवाइड बाई, तो फिर से आमने सामने का देखो क्या आ रहा, आमने सामने का था, सामने का ये है और सामने का बीटा, बीटा और गामा, तो अल्फा बचा, तो साइन ऑफ अल्फा। तो देखो अल्फा बीटा गामा आ गया, बस बाकी क्या है, फोर्स आपको दिया रहेगा और कोई ना कोई एंगल आपको दिया रहेगा, आप उससे फोर्स निकाल सकते हैं किसी को भी दो को इक्वेट करके। अब इसमें दो को इक्वेट करोगे यहाँ पे, और इसमें से क्या करेगा, एक F1 फोर्स दिया रहेगा, मान लो 10 न्यूटन दिया रहेगा, और एंगल दिया रहेगा, बीटा का एंगल दिया रहेगा 30 डिग्री, और इसका भी मान लो ये एंगल दिया रहेगा 40 डिग्री, तो बस यहाँ से F2 आप फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर इसी तरह F1 F3 को कंपेयर करो, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो आ जाते हैं स्टेटमेंट पे। देखो क्वेश्चन बिल्कुल कुछ नहीं होता है बाबू, क्वेश्चन इस तरह का थ्योरी आप पढ़ेगा ना, देखो यहाँ पे दो तरह का लड़का है, एक लड़का वैसे होते हैं जो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, सर फटाफट इस आंसर दीजिए ना और बढ़िए ना, क्या तभी से बके जा रहे हैं। एक तरीका का लड़का वो क्या करेगा, क्वेश्चन को ये तो लगा लेगा, रट लेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा दिया ना, जैसे मैंने अभी कितना क्वेश्चन कहा कि भाई लेमिस थ्योरम इक्विलिब्रियम के लगता है, कंकरेंट के लिए लगता है, नॉन कंकरेंट के लगता है, और इससे हम लोग दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, तीन के लिए हम लोग पॉलीगन लगाते हैं। अब लड़का तो कोई इससे 100 क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन जो लड़का रट लेगा ना वो जाएगा, यही क्वेश्चन लगाया तो ठीक, नहीं तो बाबू बोलेगा सर आप तो पढ़ाए थे, मुझे तो कुछ आया ही नहीं, क्योंकि बाबू आप पूरा नहीं देखे थे ना, ये बात है। चलो तो आप देखो इस क्वेश्चन को, देखो ये देखो यहाँ पे पी क्यू आर दिया गया था ना, तो क्यू डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले पी बोला गया, तो आप पी देखो, पी के सामने का कौन सा एंगल है, बीटा है और आपका गामा है, तो भाई इसके डिवाइड बाय हो जाएगा साइन ऑफ क्या होगा, अल्फा होगा, अल्फा होगा, तो साइन ऑफ अल्फा देखो सही तो हम लोग पकड़ लिए, बी नंबर ही हमको लग रहा होगा, और कहीं है पी डिवाइड साइन ऑफ अल्फा, पी डिवाइड साइन ऑफ अल्फा, हाँ है, यानी कि ए और सी तो होगा नहीं। बात करते हैं आगे, और फोर्स हम लोग ले लेते हैं, सेकंड फोर्स कौन सा है भाई, क्यू है, तो क्यू को लेते हैं, क्यू के बगल में कौन कौन सा है, गामा है और अल्फा है, तो होगा नहीं सामने सामने का, बचा क्या सर, बीटा बचा, तो देखो बीटा ई तो हो गया, बस यही कि क्यू डिवाइड बाय साइन ऑफ ई गामा दिया, तो बस भी आंसर हो गया, कुछ नहीं। यहाँ से कितना चीज़ सीखने को मिला, चलो यही टारगेट है, यही टारगेट, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, हर बच्चों तक शेयर करो, खूबा मतलब भूकंप ला दो, समझे ना, इस सीरीज को भूकंप ला दो, आप लाओ, देखो मैं ऐसा ऐसा चीज़ लाऊंगा, ऐसा ऐसा सारा चीज़ लाऊंगा, मैं आगे सोच रहा हूँ कि आप लोग के लिए इंटरव्यू वगैरह लूँ, बहुत सारे जो स्पेशल कैंडिडेट है जो अलग अलग, मैं इंडिया लेवल के बहुत सारे कैंडिडेट से जुड़ा हुआ हूँ जो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उन लोग से मैं इंटरव्यू लेकर आप लोग को बताऊंगा एक्सपीरियंस, एक दो नहीं 100 से ज़्यादा स्टूडेंट का मैं इंटरव्यू लूँगा, बट आप लोग को भूकंप मचाना है इस कोर्स को, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट वगैरह करके जरूर प्यार दिखाइए कि कैसा आप लोग को लग रहा है, ठीक है, तहलका मचा देना, एकदम पूरा हिल जाना है, यूट्यूब को हिला के रख दीजिए, फिर आप लोग को देखिए फील करा देंगे हम, इंजीनियरिंग यहाँ पे पढ़ने नहीं आए हो, यहाँ पे फील करने आए हो, लाइफ टाइम के लिए आप सीख जाओगे, और ऐसा मैं पढ़ाऊंगा कि सामने वालों को बैठा कर आप समझा सकते हो कि क्या होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रट नहीं रहे हैं और ना कि फास्ट जा रहे हैं कंटेंट के तौर पे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पूरा डीपली बता रहा हूँ, ठीक है, टाइम का बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो अधिकतर टीचर्स क्या करते हैं ना कि उन लोग को प्रेशर रहता है ऊपर से, सर 40 मिनट में ही कंप्लीट कीजिए थ्योरी को, 40 मिनट से ज़्यादा लेक्चर जाना नहीं चाहिए। अब वो भी क्या करेगा, और इतना क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा, तो वो भी बेचारा फटाफट बना लेता है, लेकिन यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ बोलते हैं फिर मैं कंप्लीट स्टूडेंट को दूंगा, राइट, ये दिक्कत है, तो ये दिक्कत नहीं है, ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए, लेकिन हाँ पसंद आना चाहिए, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, कैसा क्वेश्चन है इसको कलेक्ट करने में बहुत रिसर्च किया गया है, तब जाके बना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है हमको, दिन रात 7-8 घंटा मेहनत करते हैं तब जाके एक लेक्चर का कंटेंट रेडी होता है, क्वेश्चन कहाँ से पिकअप करना, कौन कौन प्रीवियस में पूछा गया है, तो बाबू ऐसे नहीं मिल रहा, बड़ा मेहनत करना पड़ता है, नहीं तो मैं भी क्या करता 20 क्वेश्चन लाया फटाफट बता कि इसका सी इसका बी होगा बताइए और चल जाते, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता ना, जॉब अगर लेना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। देखो अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, जस्ट मैंने कहा था, क्या कहा था सर, मैंने कहा था 3 फोर्स होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, कनकरेंट होना चाहिए, पैरेलल नॉन पैरेलल फोर्सेस होना चाहिए, और इक्विलिब्रियम अगर रहेगा तो उसका क्या लेते हैं, कोई भी फोर्स का साइन ऑफ एंगल लेते हैं अपोजिट दोनों फोर्सेस का। स्टेटमेंट देखो, द 3 फोर्सेस मस्ट बी इक्वल, नो 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 नो, ये नहीं, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। द फोर्सेस मस्ट बी इन 120 ईच अदर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब इस तरह जा रहा है ना तो तीनों मेरा यहाँ से 120 120 120, क्योंकि ये क्यों थोड़ा घुमा रहा है ना, बच्चा कंफ्यूज कैसे कर देगा कि सर पूरा घुमा के तो 360 ही होता है, तो क्या 120, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, कम बेसी भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना है। आप इस तरह 3 फोर्सेस रहता है तो ये भी हो सकता है कि एक मेरा 90 दिया रहेगा, एक मेरा 30 दिया रहेगा, और बाकी मेरा रिमेनिंग 360 माइनस 90 माइनस आपका 30 रहेगा, समझ रहे हो ना, तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि 120 एंगल रहेगा, तो ये भी नहीं है। तो भाई साहब ये भी तो आपको बस घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया है। द 3 फोर्सेस मस्ट बी इक्विलिब्रियम, ये तो सही बोल रहा है,
लेकिन आगे तो देखो स्टेटमेंट हो सकता है इससे ज़्यादा, और क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं डिफाइन किया गया है ना, बस ये बोल दिया 3 फोर्सेस मस्ट बी इक्विलिब्रियम। आगे देखो, इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट माना कंकरेंट, सही, आर इन इक्विलिब्रियम, सही, ईच अदर, तो वो देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दी साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अदर, बिल्कुल सही। यानी कि एप्रोप्रिएट अगर ज़्यादा सही माना जाए ना तो डी नंबर है। सी भी सही था लेकिन पूरी तरह से स्टेटमेंट को सही नहीं कहलाता है। स्टेटमेंट ज़्यादा सही कौन बोला रहा है आपका? डी नंबर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट? चलो भाई चलो, बुलावा आया है, आपको जॉब ने बुलाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट क्या होता है सर? मोमेंट 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 ओके। देखो मान लो कि मेरा बार है, यहाँ पे एक दीवार में इस तरह करके ना एक रॉड को गाड़ दिए हैं, है ना, गाड़ दिया, अच्छा। और मैंने क्या करा, यहाँ ना लास्ट कोना में आपने फोर्स लगाया, इसे झूर रहे हैं। ये क्या करना है, इस तरह करके बेंड करेगा ना, इसे घूमेगा, बेंड करेगा तो मोमेंट क्रिएट होगा। और मोमेंट से क्या आता है? रोटेशनल आ जाता है उसमें मोशन। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है विद द हेल्प ऑफ मोशन, कौन मतलब मोमेंट से किस तरह का मोशन प्रोड्यूस होता है? तो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है। आपको बोलेगा ट्रांसलेशन मोशन, दिस मोशन, दैट मोशन, याद रखना ये भी क्वेश्चन कि मेरा मोमेंट से कैसा रोटेशनल जो मोशन है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया 1 नंबर या, ठीक है। अच्छा मोमेंट, तो सर मोमेंट हम फाइंड कैसे आउट करेंगे? तो क्या करते हैं ना, हम लोग ये डिस्टेंस देखते हैं कि इस फोर्स का कितना दूर तक इफेक्ट पड़ रहा है, कितना दूर तक इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन हमको ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मोमेंट फाइंड आउट करते हैं ना, फोर्स होता है इनटू डिस्टेंस लेते हैं। आर बेसिकली डिस्टेंस है, लेकिन कैसा डिस्टेंस लेते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं डियर। फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब अगर मेरा यहाँ फोर्स, देखो यहाँ पे फोर्स और इसके बीच में 90 डिग्री है ना, तो ये हो गया मेरा, मतलब इसको अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम दिखाऊं तो कुछ ऐसा रहेगा, एफ यहाँ लग रहा और ये मेरा आर लग रहा। तो देखो ये 90 डिग्री यहाँ पे है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर यहाँ पे फोर्स मेरा जो है वो थोड़ा टिल्ट रहता है, जैसे कि कुछ मेरा ऐसा लगता है, इस डायरेक्शन पे लगता है एफ, तो इसको रिजोल्व पहले करेंगे। रिजोल्व करना मैं आपको सिखाया हूं ना, जिसके साथ एंगल दिया रहेगा, फिर एंगल मान लो नहीं भी दिया रहे, फिर चलो मैं एंगल ले ही देता हूं। जैसे इसके साथ इस तरह 30 एंगल बना रहा है, तो आप इसको रिजोल्व करो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। तो दो यहाँ पे रिजोल्व करेंगे, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक रिजोल्व करा और इस डायरेक्शन पे रिजोल्व करा, ठीक है। एक ऊपर तरफ वर्टिकल, एक इधर जा रहा है हॉरिजॉन्टल। जिसके साथ एंगल सटा हुआ वो सर कोस आता है, आपको पता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे F1 पहले फोर्स लिखो फिर एंगल लिखो, तो कौन सा आ जाएगा, कोस आ जाएगा, क्या 30, और ऊपर तरफ जस्ट साइन आ जाएगा, मतलब F1 साइन 30। अब आपसे अगर फिर से बोलेगा, क्वेश्चन को मैंने घुमा दिया कि F1 फोर्स ऐसा जरा आप मोमेंट निकालो, तो अब क्या हो जाएगा, तो सर फोर्स यहाँ पे दिया रहेगा, मान लो फोर्स रहेगा 20 न्यूटन का, है ना। तो यहाँ करोगे सर 20 इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप कौन सा लोगे, आप क्या F1 कौन सा फोर्स को लोगे आप? एक सेकंड, यहाँ पे फोर्स तो मैंने गलत लिख दिया, एक सेकंड रुकिए। डिस्टेंस मान लेते, डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया रहा था, R इक्वल टू दिया रहा था 20 मीटर, है ना। चलो ले लेते 20 मीटर यहाँ पे दिया है। तो सर यहाँ पे तो डिस्टेंस हो गया, एक सेकंड है 20 हो गया। एंड फोर्स का बात करेंगे, तो फोर्स बताइए F1 cos 30 लेंगे या फिर F1 sin 30 लेंगे? तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता है F1 sin 30। क्यों सर? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ना, डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब हो रहा है, जब हम लोग F1 sin 30, क्योंकि ये तो फ्लैट हो जा रहा है, ये तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो ही नहीं रहा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा ना, डिस्टेंस के परपेंडिकुलर मेरा फोर्स होना चाहिए। ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, ये तो 180 हो जा रहा है। यानी हम लोग लेंगे क्या, यहाँ पे इंटू करेंगे F1 sin 30, बाकी आप पुट करोगे sin 30 1/2, और F1 का वैल्यू 20 दिया गया है, तो इंटू हो जाएगा 20। तो यहाँ से 2 कटा 10 आ गया, 10 इंटू 20, 200 मोमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो कि रोटेशनल मोमेंट ला रहा है। समझ आया? चलो ये चीज मेरा यहाँ पे दिया गया था। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज, फर्स्ट नंबर में, इज अ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑन द बॉडी ऑन विच इज एक्ट्स। बिल्कुल सही, टर्निंग इफेक्ट तो हो ही रहा, ऐसे यहाँ पे लगाएंगे तो टर्न करेगा ही, तो सही है। बी, इट इज इक्वल टू द प्रोड्यूस ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दी, मैंने कहा ना मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, गाइज वही कह रहा है। द इक्वल टू द प्रोड्यूस ऑफ फोर्स F, और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस जिस पॉइंट से मेरा लग रहा है, तो बिल्कुल सही, बी भी सही। इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल
हुज बेस इज लाइन रिप्रेजेंटेड द फोर्स एंड हुज वर्टिक्स इज द पॉइंट वट विद द मोमेंट इज टेकन। अच्छा, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये कह दिया है। वैसे इसका थोड़ा सा डेरिवेशन है तो मैं आप लोग को बताऊंगा, तो जरूर डोंट वरी, आप लोग हड़बड़ा नहीं। यहाँ बोल रहा है इज इक्वल टू, मतलब मोमेंट जो है ना, अगर मोमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा, अगर ट्रेंगल लेके चलेंगे, समझो मेरी बात। यहाँ बोल रहा कि मान लेते हैं कि यहाँ से इस तरह करके 3 फोर्स मेरा कोई रिजिड बॉडी में लग रहा है। क्या मैंने कहा, 3 फोर्स एक्ट कर रहा है एक मेरा रिजिड बॉडी में। एक सेकंड, हाँ, तो ये आपको प्रूव कर रहा है, मतलब बोल रहा है कि एक सेकंड भाई साहब, तो बोला कि मोमेंट जो होगा ना, अगर मैं उस फोर्सेस को, एक रिजिड बॉडी में अगर फोर्स लग रहा है उसको मैं ट्रेंगल में अगर कन्वर्ट कर दूं, तो ट्रेंगल का जो एरिया निकालेंगे ना, आपको पता ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, वो एक एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ निकालते हैं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, एक मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो हम लोग 2D फिगर होता है ना, जैसे ट्रेंगल हो गया, सर्कल हो गया, 2D है, तो 2D में हम लोग निकालते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जब कोई मेरा 3D फिगर रहता है, जैसे इसको हम लोग शंकु बना दिए, कोन बना दिए, तो इसको हम लोग निकालते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि हम लोग 2D में जो है वो मास तो होगा नहीं, क्योंकि मेरा 2 ही दिखता है, एक लेंथ और ब्रेथ। जैसे कहने का मतलब, आप अगर इसको, इस KLC को देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस तरह से दिखाई दे रहा है ना, ऐसे कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे बटन वगैरह है, ढेर सारा बटन, और यहाँ स्क्रीन है ना, तो 2D है, मतलब लंबाई ये L और ये आपका जो भी है L इंटू एच दिखाई दे रहा है, ठीक है, L इंटू बी दिखाई दे रहा है, जो आप बोलोगे है ना, या एच बोलोगे, हाइट और लेंथ दिखाई, 2 ही चीज दिखाई दे रहा है। क्योंकि लेकिन आपके पास रहेगा ना, तो इसका कुछ ना कुछ तो डेप्थ भी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, थोड़ा डेप्थ, यानी कि ये बी भी दिखाई देगा, ब्रेथ भी दिखाई देगा, L इंटू बी इंटू एच दिखाई देगा, तब तो ये 3D हो जाएगा। तब हम लोग निकालते हैं मास, क्योंकि इसका कुछ वजन होगा, मास। लेकिन जब आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है तो आपको सिर्फ एरिया दिखाई दे रहा है, एरिया निकालते हैं, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में करते थे ना, एरिया निकालते हैं और वॉल्यूम निकालते हैं। तो जब हम लोग एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एरिया जब निकालेंगे एक ट्रेंगल का, तो उसका दुगुना होता है जब हम लोग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो ये आपको प्रूव करना है, और यानी कि इस चीज़ को, क्वेश्चन को मैं और डिफाइन कर देता हूँ और आपको प्रूव भी करा दूंगा। एकदम ईजी है, ठीक है, आप लोग हड़बड़ाना नहीं, बस बने रहिए एकदम मस्त तरीके से। देखो समझो, मान लो एक बॉडी मेरा है, ये क्वेश्चन आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक क्वेश्चन को मैं लिया हूँ, डोंट वरी। F1 लग रहा है एक बॉडी में, F2 लग रहा है और F3 लग रहा है। एक कोई मेरा रिजिड बॉडी है जिसमें मेरा 3 फोर्स एक्ट कर रहा है इसमें। अब इसको मैं अगर तीनों फोर्सेस को ट्रेंगल में शो करूं, मैंने अभी जस्ट कहा था ना कि ट्रेंगल में शो कर सकते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ ट्रेंगल वगैरह, ट्रेंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में, तो ट्रेंगल में शो कर दिया। और जो भी फोर्सेस है ना, वो साइड्स को दिखा रहा है, F1 साइड, F2 साइड और F3 साइड। ये अपोजिट डायरेक्शन पे होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको लॉक कर रहा है ना, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा F3, ठीक है। ये ट्रेंगल हो गया, इसको मैंने क्या किया, ट्रेंगल में शो कर दिया। और जो फोर्सेस है साइड्स है, किसका, ट्रेंगल का जो साइड्स है वो किसको दिखा रहा है, मेरा फोर्सेस को दिखा रहा है। तो इस केस में इस मोमेंट, अगर इस फोर्स में जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, इस बॉडी में जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर इसका मैं एरिया निकालूं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये पूछा गया है। अब समझो मेरी बात, आपने क्या करा, F1 F2 F3 फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, तो इसका है कि आपने मोमेंट फाइंड आउट करा, रिजल्टेंट करके मोमेंट तो आएगा ही आएगा। तो चलो मोमेंट मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया, क्या मैंने किया, मोमेंट फाइंड आउट किया, मोमेंट, ठीक है, मोमेंट फाइंड आउट किया। तो अगर मैंने मोमेंट यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एक मेरा फोर्स निकलेगा और एक मेरा डिस्टेंस निकलेगा। अच्छा सर, यानी कि क्या निकल जाएगा यहाँ पे, H इंटू बी, इस तरह ले लेंगे, ठीक है। क्यों सर, देखो ये भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पहले मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा ना इस ट्रायंगल का, तो मैं इस चीज़ को ना थोड़ा यहाँ हटा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, A to Z आप लोगों को समझ में आ जाएगा, A to Z समझ आएगा। मैंने ट्रेंगल में कन्वर्ट कर दिया ना, तो ट्रेंगल का एक बार मास निकालेंगे, फिर एरिया से निकालेंगे। तो इसका सबसे पहले मैं मोमेंट निकाल रहा हूँ। तो आपको पता है कि इसका अगर ये मैं ले लूँगा, इसका हाइट रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, B इंटू एच हो जाएगा। अगर आपको याद होगा ट्रेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालते हैं तो सर हाइट इंटू ब्रेथ होता है, B इंटू एच होता है, यही होता है ना। तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ट्रेंगल का निकाल दिया। अब एरिया मोमेंट ऑफ एरिया से निकालते हैं और देखते हैं, कंपेयर करते हैं एरिया। सर ट्रेंगल का एरिया क्या होता है सर, अच्छा सर एरिया सर मुझे पता हाफ इंटू बी इंटू एच होता है, बिल्कुल होता है सर जी, हाफ इंटू बी इंटू एच होता है। तो सर बी इंटू एच जो है ये तो बेसिकली मोमेंट अभी जस्ट निकाले, तो सर एरिया इक्वल टू हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और 2 को मैं इधर कर सकता हूँ, तो 2 इंटू ए इंटू एम इंटू आई। तो क्या ये प्रूव हुआ, एकदम हो गिलो। का हो गिलो कि सर जी यहाँ पे जो मेरा ट्रेंगल का एरिया था ना, उसका दुगना करेंगे तब जाकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा निकलेगा।
अब समझ आया। और मैंने क्या किया, रिजिड में जो फोर्स लगा उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट किए, उसका मैंने मोमेंट निकाला, एरिया निकाल, दोनों में रिलेशन है। वही बोल रहा है कि जो मोमेंट होता है ना फोर्स का वो इक्वल होता है, जो मोमेंट होता है वो मेरा इक्वल होता है ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या मैंने कहा, जो मोमेंट होता है वो इक्वल होता है ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस इज लाइन पर। देखो जिसका बेस जो है इज लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्सेस को, बेस लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्सेस को, एंड वर्टेक्स जो होता है ऑफ द पॉइंट वो मोमेंट हम लोग ले रहे हैं। वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है ये हम लोग मोमेंट यहाँ से ले रहे हैं। समझ आया। चलो ये क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़े चलो कर्म अपना किए चलो। क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं गाना मुझे आता नहीं ना, हमेशा मैं किसी गाना को ना ख़राब कर देता हूँ। जैसे एक बहुत फेमस गाना है कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि एक सेकंड मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, चांद ने कुछ कहा रात ने कुछ सुना, इस तरह कुछ गाना है ना शायद। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि चांद ने कुछ कहा रात ने कुछ सुना, इस तरह है कुछ गाना, तो तब तो कन्फ्यूज हो गया ना दोनों। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि चांद ने कुछ कहा रात ने कुछ सुना, कन्फ्यूज़ हो गया। तो क्योंकि वो कुछ कहा उसने कुछ सुना तो कन्फ्यूज ही हो जाएगा, फिर वहाँ से बीच में प्यार कहाँ से आ गया। तो खैर मैं कुछ भी बड़बड़ाते रहूँगा। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, द मोमेंट ऑफ द फोर्स पी अबाउट ए। मोमेंट आप लोग निकालना तो सीख गए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा सर जी, तो बोल रहा कि मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे, बोल रहा अबाउट किस पॉइंट से निकालने बोल रहा, ओ पॉइंट से निकालने बोल रहा। ये आपका फिगर यहाँ पे दिया गया है, इस फिगर को। तो देखो बहुत ईजी है, मैंने इसको अच्छा तरह से बना रहा। ऐसे कुछ है और ऐसे कुछ है, मैंने घुमा दिया, ठीक है। चलो मैं आप लोग को एक काम ही करता हूँ, घुमा के दिखाता हूँ। ऐसे कुछ है, ये मेरा ए दिया गया है, ये बी दिया गया है, बीच में एक पॉइंट मेरा सी दिया गया है, और यहाँ एक मेरा फोर्स पी लग रहा है, और एक ओ पॉइंट के अबाउट जो है, इस ओ पॉइंट के अबाउट जो है, एक सेकेंड, ये ओ पॉइंट के अबाउट में आपको मोमेंट निकालना है। और ओ जो है यहाँ से पूरी तरह से ये जो है परपेंडिकुलर यहाँ जा रहा है। एक सेकेंड में उसको स्ट्रेट लाइन मुझे लेने दीजिए, ओके। और इसको ये दोनों आके यहाँ मिल जा रहा है, ये मिल नहीं रहा है, बस मिला हुआ है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको डॉट डॉट कर देता हूँ बीच में। ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो मैं इसको क्या कराना, इसको पकड़ा और पकड़ के इसको घुमा दिया, ठीक है। क्या ये रोटेट होगा? मुझे लग रहा है रोटेट तो होना चाहिए भाई साहब, रोटेट हो जा। यस, ये देखो हो गया, मैंने रोटेट कर दिया, आप समझ गए। चलिए अब बात आते हैं हम लोग यहाँ पे कि सर कहा गया क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स पी, पी का फोर्स फाइंड आउट करना। ये पी फोर्स है, ये पी फोर्स है, ब्लू से देखो, ये मेरा पी फोर्स का मोमेंट फाइंड करना। अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ इस पॉइंट के, तो ये देखो ये डिस्टेंस रहा, ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस रहा। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ से कहाँ तक दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो रहा है। और ये डिस्टेंस क्या है बेसिकली, ओ एंड सी, तो इसको डिस्टेंस हम लोग ओ सी मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या दिया गया है, ओ सी मेरा दिया गया है, ठीक है। चलो तो बस क्या करना है, फोर्स अगर मोमेंट निकालना है सर, तो फोर्स होता है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है। तो फोर्स और क्या दिया गया, पी फोर्स दिया गया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ सी दिया गया, तो आंसर तो हो गया, ठीक है। तो कहीं है, हाँ है, कुछ है, कुछ भी नहीं है। ये सब क्वेश्चन जो है ना बस बच्चा वाला क्वेश्चन है, बस आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो बड़ा यहाँ पे सी में परपेंडिकुलर कहा भी गया है, तो आपको ये इसका टेंशन भी नहीं लेना है कि ऑब्वियसली कहा गया कि ये मेरा परपेंडिकुलर है यानी 90 है, तो बस खेल खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक बड़ा अच्छा यहाँ पे थ्योरम का बात कर रहा है, ये थ्योरम में बड़ा पूछा जाता है, वेरगोनेंस थ्योरम के बारे में बोल रहा है। हाँ एक चीज़, अच्छा एक चीज़ बताए, कुछ थ्योरम जो मैकेनिक्स का होता है ना वो आप जान लो। जैसे मैंने कहा ना एक ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, तो वो क्यों किससे क्या निकालते हैं, तो सर ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस जो होता है ना, देखो मैं और एक बता रहा हूँ सर, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस से हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करते थे। याद है मैंने कहा था दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, दो नॉन पैरेलल कनकरेंट कोप्लेनर फोर्स का रिजल्टेंट। इसी तरह अगर मैं बात करूंगा पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, तो सेम चीज हम लोग रिजल्टेंट ही फाइंड आउट करते थे। अच्छा और क्या था, पॉलीगन था, पॉलीगन से दो या दो से ज्यादा फोर्सेस का भी हम लोग 3 4 5 का भी रिजल्टेंट ही फाइंड आउट करते थे, सेम। और एक क्या था, लेमिस, लेमिस से भी क्या करते थे हम लोग, रिजल्टेंट ही फाइंड आउट करते थे। ये सबसे मैंने कही ये सभी जो लॉ है ना, ये लॉ या फिर थ्योरम जो है, ये थ्योरम का काम क्या है, ये थ्योरम का काम है रिजल्टेंट फाइंड आउट करना, रिजल्टेंट फाइंड करना। लेकिन एक और एक थ्योरम होता है वेरगोनियंस थ्योरम, इसका काम रहता है मोमेंट को फाइंड आउट करना। क्यों, कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि वेरगोनियंस थ्योरम इज रिलेटेड टू, तो आपको आंसर देगा यहाँ पे मोमेंट रिलेटेड थ्योरम,
रिजल्टेंट फाइंड आउट थ्योरम, तो आपको याद रखना कि मोमेंट को फाइंड आउट करने का तरीका है, और बाकी ये सभी फोर्सेस रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने का थ्योरम है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दिया। मुझे जो लगेगा, क्योंकि बहुत सारे पेपर को मैं पढ़ा हूं, तो जहां और वो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना जो आता है, ऐसे फालतू का चीजें नहीं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक, तो बोल रहा है यहाँ पे वेरगोनियस थ्योरम ऑफ मोमेंट, देखो इसीलिए कहा गया वेरगोनियस थ्योरम ऑफ मोमेंट स्टेट दैट इफ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इक्विलिब्रियम देन, पहले तो हम लोग समझेंगे, ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट आंसर देंगे फिर तो भाई सब पढ़ाने में मेरे पढ़ाने में कोई अंतर तो रह नहीं जाएगा। हम लोग यहाँ समझेंगे कि ये बोलना क्या चाह रहा है। देखो हम लोग समझते हैं, अच्छा इसमें भी जैसे अब से जिसने मैंने कहा यहाँ पे पैरेललोग्राम, लेमिस थ्योरम, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन, सबका जो रिजल्टेंट फाइंड आउट करते थे दो फोर्सेस का करते थे ना। ये भी थ्योरम ना बेसिकली दो या दो से ज़्यादा का ही है, तो दो लेकर भी चलेंगे। तो मैंने एक का क्या करा, इस तरह का मैंने लिया, एक मैंने लिया P, एक मैंने लिया Q, दो मेरा अलग अलग फोर्सेस है। अब इन दोनों फोर्सेस का मैं O के अबाउट पे मैंने कहीं पे O ऐसे रख दिया, और मैं बोल रहा हूँ इस O के अबाउट में मोमेंट फाइंड आउट करो। तो आप क्या करोगे सर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस तरह का कुछ करोगे है ना। तो एक सेकेंड, ऐसे कुछ करोगे, यहाँ Q यहाँ जा रहा तो यहाँ से लोगे यहाँ, ठीक है, और O पॉइंट है, O मतलब Q इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे, जैसे इस तरह का करिए, रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे। सेम इसी तरह यहाँ से इसको निकालोगे मोमेंट, P से भी निकालोगे मोमेंट, ठीक है, दो मोमेंट निकालेंगे। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर दो फोर्स दिया गया है, इसका कहीं ना कहीं मेरा रिजल्टेंट भी आएगा इसके बीच में। अगर मैं इसको पैरेललोग्राम बना लूँ इस तरह करके पैरेललोग्राम, तो इसका रिजल्टेंट क्या देगा, इसका डायगोनल देगा, तो डायगोनल से रिजल्टेंट आ गया। तो इस रिजल्टेंट का भी तो मैं मोमेंट निकाल सकता हूं, किसके अबाउट, O के अबाउट। तो मैं इस O के अबाउट भी रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकता हूं, कुछ ऐसे करके। बड़ा होचपोच हो गया ना। एक सेकेंड, मैंने क्या करा, मैं सिंपल आप लोग से ये बोला कि एक मेरा यहाँ पे P फोर्स है ना, यहाँ पे P फोर्स है, और एक मेरा यहाँ पे Q फोर्स है। O के अबाउट हम लोग मोमेंट निकाल रहे हैं, तो मैंने क्या करा, यहाँ से इस तरह करके मोमेंट फाइंड आउट करा, और एक मैंने, और इसको डॉट डॉट से दिखाते हैं, एक सेकेंड, ऐसे करके मैंने मोमेंट फाइंड आउट करा। ठीक है, मैंने P के अबाउट भी यहाँ पे O पॉइंट है, Q के अबाउट भी मोमेंट फाइंड आउट करा, इसके अबाउट भी मोमेंट फाइंड आउट करा। मुझे मोमेंट फाइंड आउट करने बोलेगा। अब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर हम लोग निकालेंगे, वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकाल के, पहले समझो यहाँ पे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि सर जी Q एंड P फोर्स का अगर मैं रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लूँ, चाहे लेमिस थ्योरम से फाइंड आउट करो, जैसे भी फाइंड आउट करो, या फिर ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस से, इन दोनों का आप इस तरह करके P, एक Q लो, एक आपका P इधर जा रहा है, इधर P लो, आपका पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल यहाँ पे लिए मैंने, तो P लिया और इसको जस्ट क्लोज करके रिजल्टेंट फाइंड आउट कर दिया। फिर इसका रिजल्टेंट जैसे भी आप फाइंड आउट करो, या फिर आप सिंपल पैरेललोग्राम मान लो, इसका पैरेललोग्राम ऐसे बना लिया, इसका डायगोनल से रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिए, जैसे भी। एक मान लो रिजल्टेंट मुझे यहाँ पे मिल गया, एक रिजल्टेंट मुझे यहाँ पे क्या मिल गया। अब रिजल्टेंट का भी अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ O के अबाउट, क्या O के अबाउट क्या निकालना चाहेंगे हम लोग, मोमेंट निकालना चाहेंगे, तो क्या होता है ना, रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट का मोमेंट होता है वो इज इक्वल टू होता है P एंड Q के मोमेंट के इक्वल के। यानी कि सिंपल सा लॉजिक ये है माय डियर स्टूडेंट, सिंपल सा स्टेटमेंट ये कहता है, मैं लिख देता हूं कि मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट पॉइंट O पॉइंट प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स Q अबाउट O पॉइंट इज इक्वल टू, इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, इस फिगर को मैं छोटा कर देता हूँ, साइज को मैं छोटा कर देता हूँ, यस, इधर चल जाओ भाई साहब, चलो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये मेरा O यहाँ था, तो यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ रिजल्टेंट, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट आर अबाउट O। बस कुछ नहीं करा मैंने, सिंपल ये कहा कि अगर मैं यहाँ पे P फोर्स का, देखो P फोर्स का मोमेंट निकाला, P फोर्स का मोमेंट निकाला A के अबाउट, P फोर्स का मोमेंट निकाला A के अबाउट, प्लस Q फोर्स का मोमेंट निकाला A के अबाउट, Q फोर्स का मोमेंट निकाला A के अबाउट, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, वो मेरा रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा।
मेरा बात समझो, कोई 20 रुपया आपको बोला कि मैंने 20 रुपये पहला दिन कमाया, दूसरा दिन भी 20 रुपये कमाया, और आपने कहा रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। तो आप नहीं बोल सकते हो कि भाई 20 और 20 को अगर जोड़ेंगे ना तो इस दोनों का रिजल्टेंट के बराबर होगा। इन दोनों इंडिविजुअल को जोड़ेंगे और रिजल्टेंट को लेंगे तो इंडिविजुअल का जोड़ के रिजल्टेंट, बात एक ही है, घुमा फिरा के एक ही चीज करा, लेकिन बस यहाँ पे मोमेंट का यहाँ बात कर रहा है, तो बस वही चीज है, इंडिविजुअल का मोमेंट को जोड़ेंगे और रिजल्टेंट का मोमेंट को जोड़ेंगे तो आपस में दोनों बराबर होता है, ये स्टेटमेंट कहता है। समझ आया कि नहीं, बस यही है और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। बाकी मैंने आप लोग को समझा दिया, इतना समझाने के लिए इतना मेहनत करा, क्योंकि किसी भी चीज जो इंपॉर्टेंट होता है ना, ये देखो बहुत ही बच्चा वाला स्टेटमेंट रहता है, लेकिन इसमें मैंने टाइम इसलिए दिया, थोड़ा टाइम, ताकि आप लोग थोड़ा ज़्यादा दिन तक याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो अब पढ़ो स्टेटमेंट को। स्टेट दैट दी इफ द नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेन भाई एक ही प्लेन पे आएगा, ठीक है, कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा देन क्या होगा, द अलजेब्रिक सम इज जीरो। अच्छा, अलजेब्रिक सम ऑफ जीरो तो होगा नहीं सर, बात करते आगे। देयर लाइन ऑफ एक्शन आर इक्वल डिस्टेंस, ये भी नहीं। देखो सिंपली डी होगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट। द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट, दोनों का जो मोमेंट है उसको सम कर देंगे, जोड़ कर देंगे, वो इक्वल हो जाएगा मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट के। यही मैंने करा, सिंपल, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ आया कि नहीं? चलो बात करते हैं और एक हम लोग लॉ का। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंट्स, मोमेंट का बात कर रहा है, इफ द नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे जो ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही प्लेन पे इस तरह मैंने एक फोर्स लग रहा है ढेर सारा, या फिर पैरेलल फोर्स, या फिर नॉन पैरेलल फोर्स, या फिर कुछ भी, लेकिन एक ही प्लेन पे, समझ रहे हो ना, यहाँ पे एक ही यहाँ पे प्लेन का बात कर रहा है, यहाँ पे 3 प्लेन का नहीं बात कर रहा, ना तो इसका ना इसका, एक ही प्लेन का, ठीक है। तो बोल रहा कि इफ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम देन, अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा तो उसका समेशन जीरो ही आएगा ना, तो अलजेब्रिक सम ऑफ जीरो होगा। कैसे सर, या कि थोड़ा सा हम लोग को समझ नहीं आया, थोड़ा सा समझा दीजिए ना, फील कराइए, फील कराते हैं। ये मेरा एक बॉडी है, क्या कहा यहाँ पे, मोमेंट, यहाँ मान लो एक फोर्स मेरा ऐसे करके लग रहा है ना, और यहाँ कैसे करके लग रहा है, जो भी यहाँ पे कुछ मेरा रिजल्टेंट आएगा, सम ऑफ मैंने क्या करा, इसको रिजॉल्व करा ऐसे इस डायरेक्शन पे और इस डायरेक्शन पे, और मैंने इधर वाला लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला लिया, और मान लेते इससे इन दोनों को हटा देते हैं, और हटा के कुछ मेरा यहाँ पे रिजल्टेंट कुछ मिला है ना, यहाँ पे कुछ रिजल्ट मेरा F1 का और F2 का रिजल्टेंट मिला। तो जो भी यहाँ पे हुआ अपोजिट डायरेक्शन पे, जब तक हम लोग यहाँ पे F1 प्लस F2, जो भी मान लो यहाँ पे जो होगा, मान लो F2 लगाए और यहाँ पे F3 लगाए, और इसका भी रिजल्टेंट फाइंड करें, ये रिजल्टेंट ये R2, तो जब तक ये R1 इक्वल टू R2 नहीं होगा ना, तब तक ये इक्विलिब्रियम में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वही बात है, एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उधर चल जाएगा। तो ये बस यहाँ मोमेंट का बात कर रहा है, तो मोमेंट जो होगा यहाँ पे मान लो ये फोर्स ना करके मोमेंट करेंगे, मोमेंट M1 मोमेंट M2, और मोमेंट यहाँ पे जो भी मोमेंट का रिजल्टेंट होगा और यहाँ पे मोमेंट का रिजल्टेंट होगा, तो यहाँ पे M1 इक्वल टू M2 होना चाहिए, M1 इक्वल टू M2 होना चाहिए, तब जाकर इक्विलिब्रियम रहेगा, क्योंकि बोल दिया इक्विलिब्रियम मतलब अपना जगह पे बनाए रख रहा है। और अगर मैं इसको कहूँ कि M1 माइनस M2 कर दूँ तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना, ये जितना आया 10 है, ये भी 10 आया, तो 10 माइनस 10 बराबर जीरो। समझ आया? और अगर मैं 2D फिगर में आप लोगों को समझाऊं मोमेंट ना लेके, तो यही समझो कि एक मेरा कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहा है, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस है, वो तभी रहता है कि इधर से अगर 10 न्यूटन का लगा रहे हैं तो इधर से मुझे 10 का ही लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगाएंगे तो इधर चल जाएगा, मान लो इधर 12 कर दिए तो इधर मूव कर जाएगा, ठीक है, और इधर अगर मान लो इससे ज़्यादा लगा 12, इधर 14 लगा दिए तो ये इधर मूव कर जाएगा। बैलेंस कब रहेगा, इक्विलिब्रियम कब रहेगा, तो बराबर रहेगा। तो बराबर मतलब इधर से देखो 10 और 10, यानी कि ये F1 है और ये F2 है, तो F1 माइनस F2 करेंगे तो जीरो होगा, कि 10 माइनस 10 इक्वल टू जीरो, सिंपल, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जब भी इक्विलिब्रियम कहेगा, चाहे मोमेंट का बात करें, फोर्स का बात करें, समेशन उसका जीरो ही होगा। समेशन क्या होगा, जीरो होगा, या फिर फोर्सेस इक्वल होगा, वही दोनों फोर्सेस को इक्वल करो, फिर सामने ले आओ तो घटा दो तो जीरो हो जाएगा। तो ये देयर अलजेब्रिक सम ऑफ क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। समझ आया? चलो, तो ये हो गया 28 का 1 सेकंड। चूंकि हम मोमेंट का बात किया है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आंसर जो है जीरो तो होगा, लेकिन थोड़ा स्टेटमेंट में पूरा पढ़ा नहीं, ये गलती मत करना मेरा जैसा, है ना। कभी कभी जो है हम तो पढ़े नहीं कि चलो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेना, डायरेक्ट आंसर मत कर देना। देखो यहाँ पे अलजेब्रिक सम जीरो, थोड़ा सा मेरा ध्यान गया कि ये मोमेंट का बात कर रहा है, क्या ऑप्शन और भी हो सकता है, पढ़ लो। द लाइन ऑफ एक्शन आर इक्वल डिस्टेंस, नहीं, द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट ऑन देयर प्लेन इज जीरो, तो यहाँ पे डियर 28 का सी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज जीरो,
मोमेंट जो होगा जीरो होगा उस प्लेन पे, ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि मोमेंट का बात कर रहा है। अलजेब्रिक सम ऑफ जीरो क्या, अलजेब्रिक सम ऑफ क्या, फोर्सेस या मोमेंट, मोमेंट का बात किया ना, इसीलिए ये हम लोग देख लेंगे। हाँ ये नहीं रहता तो हम लोग मान लेते जीरो, अलग बात है, क्योंकि बताया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है, सही होगा। ठीक है, यहाँ पे कहा गया डी नंबर में देख लेते क्या बोला था, द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट, नहीं ये तो आपका लॉ का बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेन मतलब एक ही प्लेन में लग रहा है ना, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, भाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का बात किया ना, इक्विलिब्रियम कब रहेगा, जब इस तरह का कोई बॉडी रह रहा है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल पे फोर्स लग रहा है तो 10 लगा तो 10 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे F1 इज इक्वल टू F2 होना चाहिए, या फिर F1 माइनस F2, अगर इसको F1 बोलेंगे और इसको F2 बोलेंगे तो F1 माइनस F2 इक्वल टू जीरो, यानी क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है ना ये, तो सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर वर्टिकल फोर्सेस लग रहा है, अगर क्या लग रहा है, वर्टिकल लग रहा है इस तरह से, ये लगा यहाँ पे, मान लो फिर से 12 का लगा जो वर्टिकल है, जो कि मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी है, ये मान लेते हैं F3 है, और यहाँ पे इधर से जस्ट अपोजिट फिर से 12 लगाएं, क्योंकि हमको क्या करना है, इक्विलिब्रियम रखना है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन इक्विलिब्रियम बोला, इक्विलिब्रियम का जो बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा क्या है, वर्टिकल है, यानी कि हम बोलेंगे सम ऑफ द वर्टिकल इक्वल टू जीरो, क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखेंगे कि F3 माइनस F4 इसको कर दो, F4 इक्वल टू जीरो, या फिर F3 माइनस F4, बात एक ही है, तो ये सम ऑफ द वर्टिकल इक्वल टू जीरो तो हो सकता है। और मोमेंट का अगर बात करेंगे तो सम ऑफ द मोमेंट अभी जैसे मैंने कहा था इक्विलिब्रियम के लिए वो भी जीरो होगा। तो यहाँ पे द अलजेब्रिक सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी जीरो, सही, यानी कि किसका बात का, हॉरिजॉन्टल, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल H इक्वल टू जीरो, सम ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑल द फोर्सेस जीरो, यानी सम ऑफ द V इक्वल टू जीरो, एंड अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑल द फोर्सेस अबाउट एट अ पॉइंट विल जीरो, यानी कि सम ऑफ द V मोमेंट इक्वल टू जीरो, M इक्वल टू जीरो, तो बिल्कुल सही, यानी कि ऑल ऑफ दी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, 30 मेरा यहाँ पे कह रहा है दी फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड एक्ट इन अ सेम डायरेक्शन आर नोन एज, देखो क्या कह रहा है, द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल, लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर है, कह रहा है, ठीक है, ईच अदर एंड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है, चलो ठीक है, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना, तो ऐसे कुछ कर रहा है, ठीक है, आर नोन एज क्या, इसको मैं बोल दूंगा कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स, कोप्लेनर। अच्छा क्या कह रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूँ, फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, एंड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है, आर नोन एज कोप्लेनर कंकरेंट। देखो यहाँ पे कोप्लेन का जो है वो बात किया नहीं गया है, बताया नहीं क्या कि कोप्लेन एक ही प्लेन पे पड़ रहा है, क्या एक प्लेन का बात किया गया, देखो अब यहाँ पे लड़का कंफ्यूज हो सकता है, सर क्या बोल रही है समझ नहीं आया, देखो ये भी हो सकता है, एंड ये भी तो हो सकता है कि इस तरह से, ये देखो ये अलग प्लेन और ये अलग प्लेन, मान लेते हैं सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, ये एक से डायरेक्शन पे गया और ये एक डायरेक्शन पे गया, ये भी तो हो सकता है। अब लेकिन देखो ध्यान से, ये प्लेन जो है, ये प्लेन आपका पहला और ये आपका दूसरा प्लेन है, तो ये तो पहला प्लेन और दूसरा प्लेन में दो फोर्स जा रहा है, F1 फोर्स जा रहा है, F2 फोर्स जा रहा है, फिर भी देखो स्टेटमेंट को फुलफिल करता है, द फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर, देखो दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है, एंड एक्ट इन ए सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, लेकिन अलग अलग प्लेन है, तो जरूरी नहीं है कि ये मेरा कोप्लेनर हो सकता है। कंकरेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, बी नंबर में कोप्लेनर, नॉन कंकरेंट, तो देखो यहाँ पे कंकरेंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लाइक पैरेलल फोर्सेस, हाँ इसको लाइक पैरेलल फोर्सेस जरूर कह सकते हैं, कोप्लेनर का नहीं, समझ आया कैसे आप सिलेक्ट करोगे, कंफ्यूज नहीं होना है, कंकरेंट नहीं था, नॉन कंकरेंट आप बोलोगे सर देखो पैरेलल है, यहाँ से भी नहीं जाएंगे, लाइक पैरेलल, क्योंकि ये कोप्लेनर का प्लेन का बात ही नहीं किया है, जैसे भी रहे अलग अलग प्लेन में भी तो पैरेलल हो सकता है ना, देखो अलग अलग प्लेन में पैरेलल हो गया, तो लाइक पैरेलल जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया गया, 3 फोर्स आपसे बात किया गया, 100 न्यूटन का, 200 न्यूटन का और 300 न्यूटन का, हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा मैं बहुत जल्दी फटाफट पढ़ाने चलता हूँ क्या, एक क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन बीच में आप लोगों को गेफ ही नहीं मिलता क्या, अच्छा ऐसा भी होता तो कमेंट कीजिएगा कि सर थोड़ा सा स्लो चलिए, तो मैं आप लोग को चलूँगा, ठीक है, जब पढ़ाने का मेरा रहता तो मैं उसी में घुस जाता हूँ, है ना, तो आप लोग थोड़ा रोकिएगा, सर ब्रेक चलिए खैर कह रहा 3 फोर्सेस दिया गया है, एक 100 का, एक 200 का, एक 300 का, हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये एक रहा है, फिर पैरेलल, एक बॉडी में लग रहा है, इस तरह बॉडी में लग रहा है, एक 100 का लग रहा है,
एक 200 का लग रहा है, एक 300 का लग रहा है, पैरेलल टू ईच अदर बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा भाई अपोजिट बोल रहा है, तो थोड़ा सा एक डायरेक्शन में नहीं करेंगे, अपोजिट लग रहा है, तो एक सेकंड पूरा को मैं मिटा ही देता हूँ। अपोजिट लग रहा है मतलब समझ आया कि नहीं आप लोग को? अपोजिट मतलब कुछ इधर से कुछ उधर से लग रहा है, मतलब समझना मेरी बात। ये एक बॉडी मैंने बता दिया एंड यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन से, एगो कितना का 100 न्यूटन का, एक मेरा इधर से एक्ट कर रहा है 200 का। कुछ भी आप करो कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो एक मेरा इधर से फिर एक्ट किया 300 का। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक गया इस तरह से 100 न्यूटन का, दूसरा गया इस डायरेक्शन पे 200 न्यूटन का, और तीसरा गया फिर इस डायरेक्शन पे 300 न्यूटन का। मतलब अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करा, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर। पहला को आप उधर दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो बोला नहीं गया है। बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन द फोर्सेस आर नोन एज। इसको आप कैसा फोर्स बोलोगे बताइए? तो एक इधर एक इधर एक इधर, तो आप बोलोगे सर पैरेलल तो है सब, पैरेलल का यहाँ पे बात किया गया है ना, पैरेलल बोला गया है, तो सर पैरेलल है, लेकिन अनलाइक एक डायरेक्शन में नहीं जा। जब एक डायरेक्शन में जाता तो लाइक, ठीक है, एक जैसा नहीं होता। आप जहाँ जा रहे हो दोस्त भी आपके पीछे पीछे जा रहा है, तो वो होता है लाइक। लाइक सोच मिलता है, जैसा आपका पार्टनर हो गया फिर आपका फ्रेंड हो गया, सोच मिलता है तो अच्छा रिलेशन रहता है दोस्त के बीच का या फिर अपना रिलेशन। लेकिन अगर सोच डिफरेंट होगा, अनलाइक हो गया, तो बड़ा डिफिकल्ट है। आप बोलोगे मुझे मूवी देखना, आपके पार्टनर बोलोगे मुझे ये करना है, फिर आपका दोस्त बोलेगा सर चलो आज मुझे पढ़ाई करना है, बोलेगा नहीं आज पार्टी करना है, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो हमेशा लाइक पैरेलल फोर्सेस के बीच में ही रहना चाहिए, चाहे कोई रहे। लाइक पैरेलल होने से अच्छा रिलेशन बनता है हर के बीच में, चाहे फैमिली के बीच में रिलेशन हो, पापा का और बेटा के बीच में रिलेशन हो, दोस्त के बीच में रिलेशन हो, किसी भी बीच में रिलेशन हो। तो बेसिकली अनलाइक है, क्योंकि एक इधर जा रहा है तो दूसरा भाई इधर जा रहा है ना। देखो यहाँ पे अनलाइक में घटता भी है तो घट जाएगा फोर्स, एक तरफ रहेगा तो ज़्यादा फोर्स मतलब पावर ज़्यादा मिलेगा, ताकत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इस तरह ये 10 और 10 होके 20 हो जाएगा, लेकिन अपोजिट होता है 0 हो जाता है। तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, 32 की ओर चला जाए, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज करो और बनाओ, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है टू लाइक पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 mm अपार्ट एंड देयर रिजल्टेंट इज 20। ठीक है, इसका रिजल्टेंट दे दिया गया है। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज 6 mm फ्रॉम एनी गिवन फोर्स देन टू फोर्सेस आर। बहुत ईजी बहुत ईजी बहुत ईजी। कैसे? इसको थोड़ा सा आप लोग को बनाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा बनना पड़ेगा। देखो कैसे बनाते, इसको सॉल्यूशन करेंगे कैसे। हम लोग 1 बाय स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टू लाइक पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ डिस्टेंस 24 mm। अच्छा, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है सर, और 24 mm डिस्टेंस पे दोनों लाइक पैरेलल फोर्सेस लगता है, मतलब ये लाइक और ये लाइक, लेकिन सर दोनों के बीच में डिस्टेंस बोला गया है 24 mm का, यानी कि सर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 24 mm का है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, एंड देयर रिजल्टेंट इज 20 न्यूटन। अच्छा, रिजल्टेंट कहीं बीच में आता है ना, रिजल्टेंट बीच में ही कहीं आएगा ना, तो रिजल्टेंट मान लेते हैं यहाँ कहीं लग रहा है, कितना लग रहा है भाई 20 न्यूटन का, तो ये 20 न्यूटन का है रिजल्टेंट, आर इक्वल टू। अच्छा, इफ द लाइन एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज 6 mm, मतलब जो रिजल्टेंट निकला ना वो मेरा लाइन ऑफ एक्शन से 6 mm के डिस्टेंस है, अवे फ्रॉम एनी गिवन फोर्स, यानी कि इधर से या इधर से, चूंकि हम लोग इधर से सामने ले लिए हैं तो ये डिस्टेंस जो है वो 6 mm का है। क्या इतना समझ आया? दो लाइक दिया गया है, मतलब एक डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है सर। और जब जिस डायरेक्शन पे जा रहा है, अब आप बोलेगे सर रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन नीचे ही क्यों दिए? समझो, एक बॉडी है, इधर से आप लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स और एक दूसरा लगा रहा है यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स, तो बॉडी इधर ही मूव करेगा ना, रिजल्टेंट कितना आएगा? तो आप बोलेगे सर रिजल्टेंट दोनों को अगर जोड़ देंगे ना तो 10 और 20 30 न्यूटन का लगेगा, लेकिन लगेगा तो उसी डायरेक्शन पे, और बॉडी मूव करेगा किधर? इस डायरेक्शन पे मूव करेगा, यानी रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन पे होगा। तो बोल रहा कि रिजल्टेंट जो निकलेगा ना किसी भी दो फोर्सेस के सामने 6 mm के बीच में आया था, तो मैंने कहा, तो बोल रहा कि बताओ टू अदर फोर्सेस का वैल्यू क्या आएगा, यानी कि ये जो मेरा फोर्स है ना इसको मैंने मान लेते ए पॉइंट माना और इसको बी पॉइंट मान लिया, और एक को मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे पी मान लेते हैं और एक को क्यू मान लेते हैं, इसी तरह करके। तो पी फोर्स और क्यू फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बस ये आपसे पूछा गया। कैसे फाइंड आउट करोगे? मोमेंट के थ्रू फाइंड आउट करो। मोमेंट मैंने बताया ना अभी जस्ट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो अभी देखो कि देखो कितना प्यारा तरीके से इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। रिजल्टेंट मतलब क्या होता है सर? सर रिजल्टेंट दोनों फोर्स, यहाँ पे दो ही फोर्स दिया गया था ना सर,
टू फोर्सेस बताया गया, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक है मतलब सर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों को जोड़ देंगे, मतलब ये देखो ये गया, तो हम लोग क्या करते हैं 10 + 10 एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिजल्टेंट 10 + 10 यही तो करते थे। तो पहले ये जो 20 बेसिकली दिया गया है रिजल्टेंट, ये क्या है, तो आप बोलोगे सर रिजल्टेंट मतलब P + Q, यही तो हुआ ना, और रिजल्टेंट कितना दिया गया 20 दिया, मतलब 20 = P + Q बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पहला इक्वेशन करके छोड़ दिया। अब दूसरा हम लोग फिर से मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। अबाउट पॉइंट यहाँ कोई ले लेते हैं, अबाउट पॉइंट सी ले लेते हैं, ए बी एंड सी ले लेते हैं। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्या है मेरा सी है। सी के अबाउट में दोनों तरफ से मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। जो तरीका होता है बीच में लेके दोनों तरफ से फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट के, हमेशा ही रूल होता है, दो फोर्सेस दिया था जहाँ रिजल्टेंट आएगा दोनों तरफ से मोमेंट लो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ निकालेंगे हम लोग मोमेंट, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, एक बार बी से लेंगे, एक बार ए से लेंगे, मतलब इधर से एक बार लेंगे, इधर से लेंगे। चलो ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले अच्छा मोमेंट क्या होता है सर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और पहले बोला लाइक पैरेलल, तो पैरेलल माना एकदम पैरेलल मतलब 90 डिग्री में, मतलब ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो इसका झमेला तो है नहीं, परपेंडिकुलर है मेरा, मतलब फोर्स जो है डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर बी सेक्शन का बात करेंगे तो बी देखो इस तरह का कुछ है, ये मेरा बी यहाँ पे दिया गया है ना, और ये मेरा क्यू फोर्स है यहाँ पे, और ये 90 है, और हम लोग कहाँ अबाउट पॉइंट सी से, ओ मैंने लिख दिया ना, यहाँ पे सी होगा, अबाउट पॉइंट सी, तो सी मेरा कहाँ पे दिया गया, देखो सी यहाँ दिया गया है, तो यहाँ के बीच का डिस्टेंस भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल का कितना हम लोग लिए हैं, तो टोटल सर 24 का है, तो 24 में से 6 तो इधर आ गया, 6 तो यहाँ आ गया, तो 24 में अगर 6 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 18, 24 में 6 जाता 18 ही बचता है ना, 18, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा कितना 18। तो देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स माना Q इंटू 18। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, Q फोर्स इंटू 18 इज इक्वल टू, अब हम लोग लेते किधर से, P वाला लेते हैं, P वाला, तो P अगर देखेंगे तो इधर से P मेरा आ रहा है ऐसे फोर्स, एंड यहाँ से डिस्टेंस मेरा C तक ले रहा है, C तक, तो इधर तो पूरा दिया ही गया है, तो यहाँ कितना था 6 था, 6 mm था, और ये 90 है, तो P इंटू 6 इज इक्वल टू P इंटू 6। अच्छा, मोमेंट जब भी लेंगे तो आपको जो घूमता है ना, क्योंकि आपको पता है जब मोमेंट लगता है तो ये रोटेट होता है, तो क्लॉकवाइज को मैं लेके चलूंगा हमेशा, जब भी क्वेश्चन बनाऊंगा क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में जो घूमता है, जैसे ऐसे घूम रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, किस डायरेक्शन पे, देखो यहाँ से ध्यान से, ऐसे इस डायरेक्शन पे जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे मेरे तरफ देखिए, ऐसे इधर से देखो, ऐसे घड़ी जैसे टिक 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 घड़ी की दिशा, इसको क्लॉक, तो क्लॉकवाइज को मैं लेके चलूंगा पॉजिटिव, और एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के अपोजिट, तो उसको नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, अगर मैं पी फोर्स का बात करता हूं तो पी फोर्स को ग्रीन से मैं दिखाता हूं। अगर यहाँ फोर्स लग रहा है बीम पे इस तरह फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो कैसे घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, तो ध्यान देखो ये तो क्लॉकवाइज ही हो गया ना, क्लॉकवाइज ने पॉजिटिव, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया, Q इंटू 18 को पॉजिटिव लेके चला। एंड अगर आप बात करेंगे पी फोर्स का, तो पी को मैं ब्लू से दिखाता हूँ, देखो पी फोर्स जो लग रहा है ये बीम को कैसे घुमा रहा है, इधर से घुमा रहा है, मतलब ऐसे घुमा रहा, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको लेंगे हम लोग नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव को मैं अपोजिट उधर कर दिया तो जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए होता है जीरो कंडीशन, ये आपको पता है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखता Q इंटू 18, और चूंकि ये P वाला नेगेटिव होता तो माइनस यहाँ पे P आ जाता, P इंटू 6, तो P इंटू 6, तो माइनस इज इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग स्टडी करते हैं। तो अगर मैं इस माइनस को उधर ले जाऊं तो बराबर हो जाएगा, इसी में डायरेक्ट Q - 18 इक्वल टू P इंटू 6 करा। समझ आया, चलिए इतना चीज़ समझ गए होंगे, बस अब कुछ नहीं है, अब यहाँ पे P और Q ही तो फाइंड आउट करना, तो यहाँ से निकल जाएगा, जो भी निकलेगा उसको हम लोग उस इक्वेशन पहला वाला में वैल्यू पुट कर देंगे। तो थोड़ा सा ये सभी चीज़ों को मुझे हटाने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या था मेरा, ये था P इंटू 6 mm में, जो भी दिया गया mm में दिया गया, तो ये भी mm में ही हो जाएगा। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे डियर, थोड़ा फटाफट इसको करो, सॉल्यूशन थोड़ा कर दो। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सर जी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ P इंटू 18 इंटू, तो 6 तिया 18 आ जाएगा सर, एक सेकंड, Q को मैंने काट दिया ना, 6 तिया 18, तो 3Q इज इक्वल टू P, क्या आ गया यहाँ पे, P इक्वल टू 3P। अब इसको मैं पुट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन पे, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। अगर मैं यहाँ पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो, तो 20 इज इक्वल टू P के जगह में 3Q, तो 3Q एंड प्लस Q, तो 4Q हो जाएगा ना, यहाँ पे 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4Q, तो 4 × 5 = 20 आ जाएगा ना, तो Q इक्वल टू कितना आ गया 5,
तो पहला फोर्स 5 निकल गया। अब फिर से इस 5 को फिर से P1 पे मतलब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो फिर से, है ना। तो 5 आया था, तो क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू हो जाएगा P और प्लस Q के जगह में 5। तो 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा P इक्वल टू 5, इधर माइनस आ जाएगा 15, तो P इक्वल टू 15 और Q इक्वल टू 5। देखो हो गया, तो ये दोनों आ गया, तो 5 और 15 आया, कितना आया 5 और 15 Q एंड P का फोर्स, ठीक है। इस इक्वेशन को लिए और इस एक लिए, दोनों से हम लोग फाइंड आउट कर दिए इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो आंसर है क्या 5 एंड 15 ए नंबर में है। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, समझ आया। इस तरह बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, मैं सभी को लेकर चल रहा हूँ। थियोरिटिकल आप देखना ध्यान से, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन को ले रहा हूँ, न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन को ले रहा हूँ, सब ले रहा हूँ, ठीक है। अ स्मूथ सिलेंडर लाइंग ऑन इट्स कन्वेक्स, देखो अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का, नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ से थोड़ा देखना क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या होता है अनस्टेबल और क्या होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि उसको ना जो स्टेबल होता है वो मतलब कहीं भी रख दो। अगर मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का बात करूंगा तो देखो कोई भी मान लो एक बॉडी मेरा है, यहाँ पे एक मेरा इस तरह करके ट्रेंगुलर बॉडी है, इसमें एक तो पहली बार इसका वजन के चलते नीचे में मेरा mg लगेगा, क्या लगेगा m इंटू जी लगेगा, वेट के चलते मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एंड जस्ट न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब एक r लगेगा। बैलेंस करने के लिए हमेशा लगता ही लगता है, ये दोनों चीज लगेगा। मतलब यहाँ पे नेट फोर्स का अगर बात करूंगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो सर दोनों मेरा बैलेंस है, यानी जी को जीरो है, आर माइनस एम जी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा जीरो, बराबर है। अच्छा सर मतलब जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा, गति के तर्ज तो उसके अंदर जो एनर्जी होता है। आप चलते हुए गाड़ी के आगे में आ जाओगे, ढूप गयो आप, सीधे कहाँ पल्लोक सिधारोगे आप, नहीं कोई और काइनेटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी में जैसे बांध में जो पानी रहता है उसके अंदर रहता है पोटेंशियल एनर्जी, घड़ी में पोटेंशियल एनर्जी, को रुका हुआ धनुष जो होता है, ठीक है, वो आपका पोटेंशियल छोड़ेंगे तो जाएगा, क्योंकि अभी पोटेंशियल गति स्थिति ऊर्जा में, लेकिन उसके अंदर एनर्जी है, अब छोड़ो पूरा दूर जाएगा। समझ आए कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम क्यों है, क्योंकि ये नीचे में है ना, अभी नीचे में, इसका वेट नीचे में है, क्योंकि काइनेटिक अच्छा पोटेंशियल एनर्जी क्या था रो जी एच होता है, रो जी एच। तो हाइट यहाँ पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि नीचे में हाइट तो जीरो है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये एम मतलब मास और वी माने वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी कुछ मेरा डिस्टेंस होगा तभी जाके मेरा काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो यहाँ पे जो है इसका काइनेटिक एनर्जी का तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कम है, क्योंकि हाइट है ही नहीं इसका। तो चलो यहाँ मिनिमम है, तो यहाँ पे चूंकि मेरा पोटेंशियल इसका मिनिमम होता है, तो ये ना हर जगह पे स्टेबल रहता है। दूसरा एग्जांपल समझो बॉल, एक बॉल को ले लो, ये ना हमेशा अपना बनाए जगह रखेगा, जगह को इक्विलिब्रियम करने, इसको थोड़ा सा घसका दो, घसकाओगे तो ट्रूइंग ऐसे ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे आकर रुक जाएगा, फिर थोड़ा घसकाओगे फिर आएगा और फिर बढ़ जाएगा, रुक जाएगा। मतलब जितना घसकाओगे वो जाकर रुक जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा झुब, फिर रुक जाएगा। वो हर जगह हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम रहेगा, हर कंडीशन पे इक्विलिब्रियम रहेगा। उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। या फिर आप समझो और तरीके से, स्टेबल इक्विलिब्रियम का फिगर अगर आप देखोगे, एक सेकंड, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं था, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम था, सॉरी, ये देखो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, यहाँ फिगर है, यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे आप बोतल को थोड़ा सा आप ऐसे हटाओ, फिर आके स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, फिर स्टेबल। ये तो न्यूट्रल का है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका ग्राफ बहुत अच्छा समझना, देखो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का ग्राफ है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम ग्राफ है। अब बॉल को अगर आप यहाँ रखोगे तो ऑटोमेटिक के नीचे आ जाएगा, यहाँ रखोगे ऑटोमेटिक के नीचे आ जाएगा। या फिर इस तरह भी स्टेबल इक्विलिब्रियम को समझ सकते हो कि सर्कल लो और सर्कल के बीच में कोई आप एक बॉल यहाँ पे रख दो, यहाँ नीचे में। तो देखो ये सबसे नीचे है, यानी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और जैसे मैंने कहा नेट जो फोर्स है वो भी जीरो है। तो ये इसको अगर यहाँ रखेंगे ना तो नीचे गिर जाएगा, यहाँ रखेंगे नीचे गिर जाएगा, ऑटोमेटिक वो स्टेबल में आ जाएगा, ऑटोमेटिक स्टेबल में आ जाएगा। तो उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा बात करते हैं हम लोग क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है, इसका एग्जांपल समझो कि फिर से आपका मास है, तो यहाँ पे फिर से एक लगेगा आर रिएक्शन और नीचे लगेगा एम जी, और फिर से यहाँ पे नेट फोर्स जो है ना वो जीरो ही है, क्योंकि आर माइनस एम जी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये मैक्सिमम होता है। ऐसा क्यों, यहाँ से समझो। इस बार बॉल को आप ऊपर रखो, ऊपर, एक सेकंड, ऐसे नहीं लटकेगा, ऊपर रख दो, ऐसे ऊपर में मैंने रख दिया, ठीक है। ये मेरा क्या था, स्टेबल था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये मेरा अनस्टेबल है। अगर मैंने ऊपर बॉल को रख दिया तो देखो टॉप में है ना, तो क्या रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी, तो रो जी एच अगर लेके चलेंगे या फिर एम जी एच लेके चलो,
एच हाइट तो ज़्यादा है ना, यानी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर बहुत मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या मैक्स है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था, मिनिमम था। तो यहाँ क्या होगा, ऊपर रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा भी घसकाएंगे ना इधर तो फट से नीचे आ जाएगा, इधर से भी घसकाएंगे सुक से नीचे आ जाएगा, यानी कि अनस्टेबल है। थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट इसको देंगे ना, घसकाएंगे तो ये गिर जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत रहता है। कि देखो इतना हाइट में है ना, हाइट ज़्यादा है इसीलिए। तो हो गया ये मेरा स्टेबल। स्टेबल मतलब क्या, उसको कितनों घसकाएंगे वो हमेशा स्टेबल में आ जाएगा। और अनस्टेबल जिसका मतलब क्या होता है कि आप थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर दोगे तो वो अनस्टेबल चल जाएगा। एक होता है मेरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम करने का मतलब क्या है कि एकदम बॉल एकदम बीच में रहता, मतलब उसको ना थोड़ा सा भी घसकाओ कहीं भी तो वो ऑटोमेटिक जाके हर जगह पे वो जाके अपना इक्विलिब्रियम को बना लेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम जैसा नहीं, वो समझ लो कि उसका एग्जांपल क्या कि इस तरह करके बॉल को बीच में रख लो। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कंडीशन दिखाएगा। देखो पीला कलर का बॉल है, पीला कलर का बॉल है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, थोड़ा घसकाएंगे यहाँ भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यहाँ भी इक्विलिब्रियम, यहाँ भी इक्विलिब्रियम। इसका ग्राफ फ्लैट बनता है, कहीं पे भी इक्विलिब्रियम बन जाएगा। लेकिन स्टेबल में क्या था कि कहीं भी छोड़ो वो आके नीचे में ही आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसका मिनिमम होता है। तो वो होता है मेरा स्टेबल। अनस्टेबल बिल्कुल स्टेबल नहीं था। न्यूट्रल जो हर जगह पे ऑटोमेटिक न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, समझ आए। तो ये होता है अलग अलग तरह का इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। यहाँ पे बोल रहा है स्मूथ सिलेंडर लाइंग ऑन अ कन्वेक्स सरफेस। अच्छा मिरर होता है ना, कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स का अगर बात करेंगे तो कन्वेक्स ऐसे होता है और कनकेव ऐसे होता है। तो यहाँ बोल रहा है एक स्मूथ सिलेंडर लाइन है कनकेव सरफेस, मतलब कुछ इस तरह का सरफेस है, इसके ऊपर हम लोग सिलेंडर रख दिए हैं। ऐसे हम लोग क्या रख दिए, एक सिलेंडर मैंने रख दिया ऐसे करके, एक सेकंड सिलेंडर को बड़ा करते हैं ना, इसे सरफेस से सटना तो चाहिए। ऐसे करके सिलेंडर समझ लो, गैस का ही सिलेंडर आप ले लो, घर का जो सिलेंडर है उसको आप ऐसे जगह पे आप रखोगे। आप देखो ये थोड़ा सा याद करो तो कौन सा फिगर में लाई कर रहा है, तो आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा सर बी नंबर आ रहा है, बी वाला आ रहा है। देखो ऊपर रखेंगे, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा भी ना आप थोड़ा सा भी इसको अगर घसकाओगे तो ये गिर जाएगा इधर या फिर गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो हाइट है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर जो है ज़्यादा है क्योंकि हाइट है। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं लेगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या समझ आया कि नहीं। यही चीज़ इसी सिलेंडर को अगर मैं ना, इसी सिलेंडर को मैं लेता और मैंने इस तरह का सरफेस में रख दिया होता, फिर क्या हो जाता, फिर ये जो होता है ना वो मेरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो सकता था। क्या हो जाता, न्यूट्रल, क्योंकि ये हर जगह पे मस्त आराम से रहता। समझ आया। इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर लाना है, तो इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये जो है दूसरा क्वेश्चन का यहाँ पे आगे, इसको आप लोग इग्नोर करिए। बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर। ये मैंने फिगर मैंने समझाने के लिए लिया था। 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 34 द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड। अच्छा ये पता है डियर, अभी जस्ट मैंने कहा था 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, 3 फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी F1 F2 एंड F3, F1 F2 F3 रिजिड बॉडी में एक्ट करा, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन बाय द साइड ऑफ द ट्रायंगल। इसको मैंने साइड ऑफ ट्रायंगल, तीनों फोर्सेस को साइड से दिखा रहे, F1 से, F2 से और F3 से। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करके जा रहा है। एक सेकंड, डायरेक्शन मैंने गलत ले लिया है ना, डायरेक्शन ऐसे लेंगे और इसको क्लोज करेगा इस डायरेक्शन से, F2 एंड F3। अगर ऐसे कन्वर्ट मैंने कर दिया, ऐसे मैंने अगर इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कर दिया, एंड ऑब्वियसली बात है फोर्स है, तो फोर्स के अंदर क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। इसीलिए हम लोग ऐसे एरो देते ऊपर में, वो डायरेक्शन बता रहा है कि इस डायरेक्शन पे मेरा जा रहा है एरो, ठीक है, इस डायरेक्शन पे मेरा ये जा रहा है, तो डायरेक्शन हो गया। और मैग्नीट्यूड मतलब इसका कोई तो वैल्यू रहेगा ना, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, तो ये हो गया। तो बोल रहा है द फोर्स आर इक्विवेलेंट टू द कपल हुज मोमेंट इज इक्वल टू, मैंने कहा था ना कि जब मैं इसका अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूंगा ट्रायंगल का और मोमेंट फाइंड आउट करूंगा तो मेरा दुगना होता है एरिया का, यानी कि ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। जो मोमेंट होता है वो ट्वाइस द आपका, क्योंकि मैंने कहा था क्या, ये इसका हम लोग लेंगे इस तरह, H आ जाएगा और ये B आ जाएगा, तो मोमेंट निकालेंगे H इंटू बी ट्रायंगल का, एंड एरिया क्या था, हाफ इंटू बी इंटू एच, एरिया अगर मैं बाइट नोट करूँ तो देखो ये B इंटू एच मोमेंट है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा M और ये आ गया दिस इज योर A, यानी कि मैंने प्रूफ अभी जस्ट करके बताया था आप लोग को ना, शायद 23rd में ये क्वेश्चन था। एक सेकंड, ये कहा गया 23rd या 4th में था, 22 में था क्या, हाँ ये देखो 2 इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी दुगना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो दुगना होता है उस ट्रायंगल के एरिया का। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करके समझाया गया है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 34 हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस द एरिया, मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए।
35 द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ ए फोर्स स्टेट दैट द व्हेन द फोर्स एक्ट अपॉन ए बॉडी इट्स इफेक्ट। समझो पहले प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या कहता है, कुछ नहीं कहता डियर, ये कहता ना मान लो इस तरह का कोई एक कार है आपके पास, ठीक है, मस्त आप जो जॉब करने के बाद इस तरह कार लोगे, भाई बड़ा ख़राब मैंने कार बनाया, ये कौन सा कार है, ऐसा कार तो आप लोग मत लीजिएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अच्छा कार बना दी, ये देखो है हमारा कार जैसा लग रहा है ना, ठीक है। ये एक मैंने एक लिया और इसको मैंने और एक कॉपी कर ले रहा हूँ इसको, है ना, मैंने क्या करा कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सेम यहाँ पे है, ये कार है। अब मैंने क्या करा, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ ना, इस पे फोर्स लगा रहा, इस यहाँ पे लग रहा फोर्स, तो इस फोर्स को हम लोग इसी लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं दूसरा जगह भी दिखा सकते हैं। इसी लाइन ऑफ एक्शन पे हम लोग दूसरा जगह भी दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ भी दिखा सकते हैं। तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर ये 10 न्यूटन का रहेगा तो यहाँ भी 10 न्यूटन का ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। आप कहीं भी बॉडी के यहाँ भी दिखा दो, कहीं भी दिखा दो, चेंज नहीं होगा। बस इंपॉर्टेंट क्या है, उसी लाइन ऑफ एक्शन पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसी लाइन ऑफ एक्शन पे होना चाहिए। ये कभी भी अपना मतलब क्या है, इक्वल रिजिड बॉडी, मतलब कंडीशन ये सिंपल सा है कि इक्वल ऑफ रिजिड, कोई भी अगर रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी में आप फोर्स लगा रहे हो तो उसी लाइन ऑफ एक्शन में उस फोर्स को कहीं भी अगर डिस्प्लेस कर दोगे ना तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। बस याद रखना कि सेम डायरेक्शन पे होना चाहिए, है ना, सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड रहेगा एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, सेम लाइन ऑफ एक्शन और जो बॉडी है वो मेरा इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। ये 3-4 कंडीशन है, समझाते 1 बाय 1 करके। सेम डायरेक्शन मतलब उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, नहीं कि इधर चले F1 दिखा दिए, नहीं, सेम डायरेक्शन पहला कंडीशन। दूसरा सेम मैग्नीट्यूड, मतलब 10 है तो 10 ही होगा। सेम लाइन ऑफ एक्शन, उसी लाइन ऑफ एक्शन में कहीं भी आप दिखाओ एंड इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये नहीं कि नॉन इक्विलिब्रियम में हो रहा, नहीं, ऐसा नहीं। तो मेरा ये चीज़ होता है और इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, काफ़ी यूज। अभी जस्ट मैंने कहा था ना, जब लेमिस थ्योरम होता है तो लेमिस थ्योरम हम लोग कैसे लिए थे, इस तरह, ये गया था मेरा F1, ये गया था मेरा F2, यानी PQR से हम दिखाते हैं। तो ये मेरा P था, ये Q फोर्स था और हम लोग क्या लेते हैं, R, रिजल्टेंट बेसिकली यहाँ निकलेगा ना R, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको एंगल दिखाने के लिए पीछे दिखा देते हैं, ऐसे यहाँ कर देते हैं और इसको PQR मान लेते हैं। और फिर हम लोग करते हैं क्या, अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा लेके और P डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल ले लेते हैं कुछ, और फिर Q डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल ले लेते हैं और R डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल ले लेते हैं। तो बेसिकली देखो ये रिजल्टेंट कहीं हम लोग जैसे भी निकालेंगे, जैसे ट्रायंगल ऑफ फोर्स से निकालेंगे तो रिजल्टेंट तो यहाँ निकलता, दोनों के बीच में, दोनों फोर्सेस के बीच में, अगर मैं इसको पैरेललोग्राम बनाता। लेकिन उसको क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसी लाइन ऑफ एक्शन में शिफ्ट करके पीछे ले आए, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, देखिए मोमेंट वगैरह फाइंड आउट कीजिएगा ना तो शिफ्ट कर दिया जाता है, मैं आपको समझाऊंगा, इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। चलो तो अब इसका स्टेटमेंट पढ़ो, अब समझ आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ ए फोर्स स्टेट दैट व्हेन द फोर्स एक्ट अपॉन ए बॉडी इट्स इफेक्ट सेम एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। आगे पढ़ते हैं, डिफरेंट नहीं, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम नहीं, यही करेक्ट है, यही इसी तरह समझो। यहाँ F लगा तो इसको साइन ऑफ लाइन में यहाँ भी हम लोग दिखा सकते हैं आपको, जो कि वैल्यू मेरा चेंज नहीं होगा, सेम हम लोग दिखा सकते हैं, सेम लाइन एक्शन, सेम डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम बॉडी में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द स्मूथ सिलेंडर लाइंग ऑन अ डैश इज अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्मूथ सिलेंडर पूरा न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल मतलब हर जगह पे सेम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, कनकेव होगा, कन्वेक्स होगा, हॉरिजॉन्टल होगा ना, तभी तो होगा ना। ऐसे मैंने रखा और सिलेंडर आप लोग पता ना कैसे फिसलते रहता है, इस तरह गड़कते रहता है, घूमते रहेगा और हर जगह पे इक्विलिब्रियम रहेगा, छोड़ दो ऑटोमेटिक जाकर रुक जाएगा। तो यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 36 का। आगे बढ़ते हैं 37। The two equal and opposite parallel forces whose line of action are different can be replaced by the single force parallel to the given forces। 37 इनकरेक्ट हो जाएगा डियर, क्यों होगा, देखो यहाँ पे बोल क्या रहा, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट है, इक्वल है 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, हुज लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट। अच्छा, कैन बी रिप्रेजेंट बाय दिस सिंगल फोर्स, ये कब होता है, उसी तरह वही कंडीशन है जब मैं इस तरह एक बॉडी में दिखा सकता हूँ, 10 इधर गया एंड मान लो तो 10 ना लेके इसको मैं 40 ले लेता हूँ और 40 इधर न्यूटन जा रहा है, तो आप बिल्कुल कर सकते थे। रिजल्टेंट क्या करा, बड़ा में से छोटा घटा दो तो 10 हो जाएगा 30, तो आप बिल्कुल दिखा सकते हैं कि एक फोर्स में 30 न्यूटन लग रहा है। लेकिन ये कहीं बोला है कि मेरा कोप्लेनर है, कहीं नहीं। देखो यहाँ पे अपोजिट फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये भी तो हो सकता है कि अलग अलग प्लेन पे लग रहा है, माइट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि इस तरह से मेरा 3 प्लेन है
और मेरा पैरेलल तो है लेकिन एक मेरा इधर जा रहा है और दूसरा इधर लग रहा है, ठीक है। ये 10 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ पे 40 न्यूटन का लग रहा है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट नहीं होगा क्योंकि अलग अलग प्लेन पे लग रहा है ना, इसीलिए ये इनकरेक्ट होगा। हम लोग सिंगल फोर्स से रिप्लेस इसको नहीं कर सकते हैं। सिंगल पैरेलल फोर्स से तभी रिप्लेस कर सकते थे जब मेरा एक ही प्लेन पे लगता, उसी केस में कर सकते थे। जैसे 10 और 40 इसी में लग जाता, फिर हम लोग दिखा सकते थे कि 10 - 40 30 आ जाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन पे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, फिर से वही कहा गया है, ठीक है। 10 और हम लोग 20 ले लेते हैं। हुज लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म अ कपल। अगर डिफरेंट लग रहा है, बिल्कुल कपल होगा, ये समझो कैसे। फिर से एक प्लेन में ले लेता हूँ, ठीक है। इस बार एक प्लेन में ले लेता हूँ, कपल क्रिएट हो रहा कि नहीं वो बोल रहा कि कर सकता है कि नहीं, ठीक है। अब ये कंडीशन कुछ भी हो सकता है, प्लेन A1 प्लेन, को प्लेन, नन प्लेन, आपसे कपल पूछ रहा है। तो एक चीज बताओ, इस तरह का कोई एक मेरा इस तरह का पेज है, एक सेकंड ना, थोड़ा अच्छा से मुझे बनाने दीजिए। कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। अब देखो, एक मेरा फोर्स लग रहा है इधर से, एक फोर्स लग रहा है इधर से, है ना, इधर से इक्वल 10 और 10। तो ध्यान से देखो, अगर दोनों तरफ लेगा तो ये मूव नहीं करेगा, समझो मेरी बात। मेरी तरफ देखिए, कैलसी मेरा है, ठीक है, कैलकुलेटर है। अब इस तरह रखे, यहाँ से एक मैंने लगाया और यहाँ से एक फोर्स लगाया, इन दोनों अगर कॉर्नर से लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक मूव नहीं करने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा। समझो कि यहाँ पे हॉल मैंने कर दिया और इस तरह का कुछ मैंने हॉल में इस तरह का रस्सा में एक पेज को घुसा दिया, एक पेज को घुसा दिया, उधर से इस तरह मार रहे, इधर दोनों तरफ से मार रहे हैं, तो ऑटोमेटिक रोटेट करने लगेगा, तो मोमेंट क्रिएट होगा, बिल्कुल सही, राइट होगा। समझ आया? चलिए, तो वो चीज़ यहाँ पे बता रहा। अच्छा देखो, जो चीज़ मैंने बताया था ना, उस चीज़ का यहाँ पे समेसन दिया गया 39 में, है ना। देखो, चलो देखते हैं। कहा गया द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q, जिसमें P मेरा बड़ा है, दोनों मेरा क्या दिया गया, रिजल्टेंट है, एक्टिंग अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में से रिजल्टेंट लेकर रहा। अच्छा ठीक है डियर, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो भाई, ये P था, वैसे सबको मैं बना चुका हूँ पहले ही, P है और Q है, अपोजिट डायरेक्शन कहा गया है ना, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बड़ा में से छोटा, और बताया गया कि P जो है ना वो बड़ा है Q से, तो यहाँ पे रिजल्टेंट होगा P - Q, तो P - Q यानी कि B हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसका, A का आ जाएगा मेरा B, A का क्या हो गया मेरा B। आगे बढ़ते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक मतलब इस तरह से P एंड Q, लाइक है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, P + Q आ जाएगा, तो इसका A नंबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, B का A। ओके, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल P फोर्सेस एक्टिंग एन एंगल। अच्छा इसको मैं बताता हूँ, इसको भी मैं सॉल्यूशन करा चुका हूँ, आप लोगों को अगर याद होगा तो। रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल मतलब यहाँ पे एक्टिंग एन एंगल, जैसे इस तरह का एक कोई फोर्स है, ये भी P है और ये भी P है, दोनों मेरा इक्वल है और P फोर्स है। इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्या आपको याद है? अगर आपको याद होगा तो रिजल्टेंट इस तरह से P² + Q², Q की जगह में फिर P लिए, है ना, फिर से P लिए यहाँ पे P एंड प्लस 2PQ, फिर Q और यहाँ पे cos थीटा, है ना, ऐसे करके लिए थे। और उसको मैं प्रूव करके आप लोगों को बताया था, ये आया था 2P cos θ/2। पिछला क्लास में मैं इसको सॉल्यूशन करा चुका हूँ इस क्वेश्चन का, तो ये आता है, तो ये उसका C का D आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C का D। और लास्ट क्या बोला, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q विथ फोर्स P इज। तो ये तो आ गया ये वाला चीज़, ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट का बात कर रहा है। टू फोर्सेस के बीच का जो हम लोग निकालते थे रिजल्टेंट R, और R और एक फोर्सेस के बीच के हम लोग ले लेते थे एंगल, मतलब रिजल्टेंट का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, किसी भी एक फोर्स के साथ, तो हम लोग यहाँ निकालते थे tan phi = और हम लोग लेते थे P लेते थे, Q लेते थे, तो क्या आ जाता था, Q sin θ डिवाइड बाय जाता था P + Q cos θ, यही था ना। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ कि कैसे लिखा जाता है, तो हो जाएगा D का C नंबर, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर स्टेटमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था, फोर्स इंड्यूस इन ए स्ट्रेन AB ड्यू टू द W एज इन फिगर दिस मच। अच्छा, यहाँ बोल रहा है AB स्ट्रेन जो वायर है, समझो क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है एक तार है मेरा, ऐसे एक दीवार है ना, दीवार फिक्स है, और दीवार में एक हम लोग ना इस तरह करके तार बांध दिए, क्या कर दिए, वायर इस तरह कर दिए हैं, और यहाँ भी एक कोई वेट इस तरह लटका दिए हैं, और यहाँ से भी इस तरह करके है, समझ आया, एक वायर तार लटका के और मैंने कुछ लोड लटका दिया है, और ये भी एक मेरा स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे बोल रहा है इन दोनों के बीच में दे दिया है A है, वायर का जो डिस्टेंस है वो AB है, एंगल जो है ये थीटा एंगल बना रहा है, और ये जो इसके साथ फर्श से लटका हुआ है वो CB इसका डिस्टेंस और W इसका वेट है। तो यहाँ बोल रहा है सोनी फिगर
तो यहाँ पर फोर्स इंड्यूस ए बी में कौन कितना फोर्स इंड्यूस होगा, तो फाइंड आउट करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो हम लोग करते हैं। चलिए बताइए तो क्या होगा, ए बी में बोल रहा है, इसका बात कर रहा है ना, इसका। आप क्या करोगे सर, ये मेरा इसमें ना इस वाले में कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, डब्ल्यू वेट के चलते इसमें कितना लोड लग रहा है, ए बी में लग रहा है। तो सर जी मैं यहाँ पे फोर्स सिंपल सा फाइंड आउट करूंगा, तो क्या है तरीका सर निकालने का, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सर यहाँ पे थीटा दिया गया है ना, अगर थीटा दिया गया है तो इस डब्ल्यू के चलते एक तो इधर एक रिजॉल्व करेंगे हम लोग फोर्स, और एक सर ऊपर डायरेक्शन पे रिजल्ट करेंगे। तो सर थीटा जिसके साथ दिया गया क्या उसमें आता है, इस पॉइंट पे डब्ल्यू लग रहा है ना, इस पॉइंट पे मेरा वेट है, नीचे डायरेक्शन बहुत दिखाया गया लेकिन इस पॉइंट पे डब्ल्यू लग रहा है। तो सर थीटा जिसके साथ रहता है कोस लेते हैं, तो ये डब्ल्यू का आ जाएगा कोस थीटा, और अपोजिट में क्या हो जाता है, डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है सर, इतना मुझे पता चल गया। इतना अगर आपको पता चल गया, आप बोल क्या रहा था कि द फोर्स इंड्यूस इन स्ट्रिंग ए बी ड्यू टू लोड डब्ल्यू, इस डब्ल्यू लोड के चलते ए बी में कितना लग रहा है, इस ए बी में कितना लग रहा है। तो इस ए बी में क्या लग रहा है, मतलब समझो इस तरह तार अगर रहेगा तो नीचे तरफ खींचेगा ना तार को नीचे। अब बताइए कौन सा लोड को हम लोग लेंगे, या तो यहाँ तो या तो एक लोड में आपका ये हो जाएगा आंसर, या फिर एक नीचे वाला हो जाएगा लोड। तो अगर मेरा डब्ल्यू दिया ऊपर तरफ में डब्ल्यू साइन थीटा, तो जस्ट नीचे में हम लोग क्या लेते हैं, डब्ल्यू कोसेक आ जाएगा, कोसेक थीटा। तो या तो मेरा आंसर होगा डब्ल्यू साइन या फिर डब्ल्यू कोसेक, तो कौन सा होगा, ऑब्वियसली तार से नीचे लटक रहा है ना, तो स्ट्रिंग पे मेरा बात समझ रहे हो ना, ये तार है मेरा और मैंने यहाँ कुछ लटका दिया, तो ऐसे देखो इस तार के चलते नीचे इस स्ट्रिंग में किसके चलते लोड लगेगा, नीचे के चलते, यानी कि ये लग रहा है, इस वेट के चलते मेरा लोड लग रहा है। तो क्या लगेगा, डब्ल्यू कोसेक थीटा, यानी डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ आया। स्ट्रिंग में देखो द फोर्स इंड्यूस इन दी स्ट्रिंग ए बी ड्यू टू लोड डब्ल्यू, तो इस स्ट्रिंग इसके चलते यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है स्ट्रेस। ठीक है, ये होगा फर्स्ट का आंसर। इसका दूसरा पार्ट भी है, दूसरा पार्ट कहा गया फोर्स इंड्यूस इन स्ट्रिंग बीसी। अब बोल रहा है इस बीसी में जो है, इस बीसी में जो है वो मेरा कितना फोर्स इंड्यूस होगा ड्यू टू लोड डब्ल्यू, इस डब्ल्यू लोड के चलते। अब बड़ा बोल रहा है कि बताइए बीसी में कितना होगा। ये थोड़ा सा आपको लेंदी लग जाएगा, बता रहे हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को हम लोग फिर से उसी तरह ले लेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए था, ये बी था, यहाँ लोड मेरा डब्ल्यू लग रहा था, ठीक है, एंड लोड डब्ल्यू लग रहा था, और यहाँ पे मेरा थीटा दिया गया। क्या लोड मेरा है, थीटा दिया गया। यहाँ से ध्यान दो कि लोड जो मेरा डब्ल्यू नीचे तरफ आ रहा है, तो वो तो मेरा 90 डिग्री है, यहाँ से 90 में ले सकता हूँ, हाँ सर 90 ले सकते हैं। और इस बार कहा गया सी बी, इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है सी बी में कितना स्ट्रेन लग रहा है इसमें, और इस डब्ल्यू लोड के चलते मुझे फोकस देना है इन दोनों पे, नीचे वाला में और सी बी में देना। अच्छा ठीक है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे तो कोई ऐसा स्ट्रिंग पे तो वो नहीं पूछ रहा, अब यहाँ पे फोर्स इंड्यूस पूछ रहा है। तो एक चीज़ कर सकते हैं, हम लोग को दिखाई दे रहा तीन फोर्स, एक ए बी वाला स्ट्रिंग, यहाँ पे कुछ स्ट्रेन इंड्यूस हो रहा है, एक सी डी में और डब्ल्यू में, तीन। तो इसको लेमिस थ्योरम की तरह नहीं बना सकते, बना सकते हैं। एक मेरा यहाँ पे ए बी आ जाएगा, एक कहीं मेरा ऐसे लग जाएगा डब्ल्यू, और कहीं इस तरह आ जाएगा मेरा सी बी। तो तीन आ गया, तीनों के बीच का एंगल तो देखो सी एंड डब्ल्यू के बीच में तो 90 है, तो इसके बीच में तो 90 है, और इसके बीच में थीटा दिया गया है ना, ए बी एंड सी डी के बीच में थीटा दिया गया, और इस पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 360 में पहले तो -90 करेंगे और फिर माइनस थीटा करेंगे। तो पहले 90 करके अगर हटा देंगे तो 270 बचेगा, क्या बचेगा 270, तो 270 माइनस थीटा बचेगा। अब हम लोग यहाँ पे लेमिस थ्योरम वैल्यू पुट कर सकते हैं। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए सी बी, ये ध्यान रखना हमेशा, सी बी मुझे फाइंड आउट करना है, तो ध्यान रखना वो चीज़। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, करूँगा पहले सी बी भाई निकालता हूँ पहले, है ना, या फिर बी सी, तो सी बी या फिर बी सी यहाँ बोला गया तो बी सी निकालते, बी सी डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल कौन सा लेंगे, तो सर ये सी बी हम लोग इस फोर्स को ले रहे हैं, ये सी बी फोर्स को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो सी बी के दोनों तरफ के एंगल को नहीं लेंगे, एक तो एंगल आ रहा है यहाँ से थीटा नहीं लेंगे, और 90 नहीं लेंगे, बचा क्या 270 माइनस थीटा। तो यहाँ जाकर 270, एक सेकंड थोड़ा सा हौच-पौच सबको हटा देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग को समझ नहीं आएगा। क्या आ जाएगा साइन 270 माइनस थीटा, और क्या चाहिए मुझे, एक डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू गिवन है, तो पूरा मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे डब्ल्यू डिवाइड बाई। तो डब्ल्यू डिवाइड कौन सा लेंगे, तो सामने का एंगल 90 और 270, तो दोनों को नहीं लेंगे, बचेगा मेरा थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा, सेम सिंपल साइन थीटा इज इक्वल टू, और एक आ जाएगा, और एक क्या बचा मेरा ए बी इक्वल टू, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू बगल का एंगल ये थीटा और ये है, तो 90 आ जाएगा, तो साइन अब क्या आ जाएगा 90।
आपको किससे मतलब है, आपको निकालना है BC से। तो पहले वो तो हम लोग एक लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है, इसको लेंगे क्योंकि BC निकालना है। और गिवन क्या है, गिवन आपका W है। W का वैल्यू कुछ भी है लेकिन वो समझ लो गिवन है। अब W 10 20 50 जो भी दिया बोल दिया, W है मतलब वो W दिया गया है। तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे। इन दोनों से मुझे चाहिए क्या, BC चाहिए। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ करेंगे BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W बाई साइन थीटा, और साइन 270 माइनस थीटा ऊपर चल जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन 270 माइनस थीटा यहाँ पे ऊपर चल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो बस अब क्या खत्म हो गया यहाँ पे। तो BC इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, कोऑर्डिनेशन आपको यह पता है कि नहीं किसी को, मैं आप थोड़ा सा यहाँ पे करा देता हूँ। ये जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट इस तरह करके हम लोग लेते हैं, ये सबको आप लोग को याद रहना चाहिए। ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, अगर नहीं पता तो याद रखना है। अगर मैं एंगल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये 0 डिग्री है, ये ऊपर करते हुए जाएंगे यहाँ तक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ऐसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 90 के बाद यहाँ आ गया तो ये 270 आ जाएगा, एक सेकंड 180 आएगा ना पहले, तो ये आ जाएगा 180, फिर यहाँ आ गया तो 270, और यहाँ आ गया फिर से घूम के तो 360, ठीक है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी कहने का मतलब क्या, ऑल मतलब यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है, साइन रहता है, कोस रहता है, कोसेक रहता है ना, साइन कोस टेन, कोसेक सेक और कोट, 6 और आता है। साइन का घर है ना तो यहाँ पे साइन रहेगा और कोसेक रहेगा। टेन का घर है तो यहाँ पे टेन रहेगा और कोट रहेगा। सी का घर है, सी मतलब यहाँ पे कोस है और सेक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ना डियर, अगर मैंने कहा आपसे कि बताइए साइन 270 प्लस थीटा, इसका क्या होगा। अच्छा और एक चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो ये है ना, यहाँ पे चेंज होता है वैल्यू, कहाँ पे 90 और 270 में चेंज होता है वैल्यू, क्या होगा, चेंज हो जाता है। यहाँ पे वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है, चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है, जैसे साइन जो है ना वो चेंज हो जाएगा मेरा कोस में, ठीक है। कोस जो है ना वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा मतलब कहने का मतलब क्या है, साइन कोस में और कोस साइन में, याद रखना यही मैं लिख रहा हूँ। फिर टेन किस में हो जाता है, टेन हो जाता है मेरा कोट में, और कोट टेन में, मैं समझा रहा हूँ क्यों। और एक बच्चा मेरा सेक, सेक हो जाता है मेरा कोसेक में, किसमें, कोसेक में, और से वाइस वर्सा कोसेक सेक में। कैसे, जैसे कि साइन 270 माइनस थीटा, तो पहले देखो कि ये मेरा 270 है, तो 270 में चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। ये मेरा यहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो किसमें साइन है, तो साइन किसमें हो जाएगा, कोस में चेंज, तो आ जाएगा मेरा कोस। और थीटा 270 गोली मारो वो चल गया, उसका काम बस ये चेंज होगा कि नहीं बताएगा। सेम यहाँ कर रहा था मेरा साइन 180 प्लस थीटा, या फिर मान लेते हैं यहाँ माइनस ले लेते हैं, माइनस थीटा, तो क्या सर 180 में चेंज होगा, नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन कर देंगे थीटा ही, इतना लिख दिए। अब देखो, अब बाकी बता कि 270 प्लस थीटा का और काम क्या रहता है कि सर ये कोस थीटा मेरा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो कैसे चेक करेंगे, वो देखो किस घर में आ रहा है 270 प्लस थीटा। तो बात करेंगे सर यहाँ से यहाँ तक तो ये 90 वाला घर है, ठीक है। ये एंगल जाएगा ना 10 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, तो यहाँ तक तो 90 है, यहाँ तक 180 है। सर 270 प्लस थीटा बोल रहा है, मतलब 270 प्लस मतलब इस घर का बात कर रहा है, मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ। किस घर का बात हो रहा है, इस घर का बात हो रहा है, क्योंकि देखो ये किस घर का है, 270 से ज़्यादा और 360 से कम, मतलब इसके बीच में। तो देखो 270 प्लस बोला है ना, तो 270 से ज़्यादा यानी इस घर का। और ये किसका घर है, तो बोलेंगे सर ये कोस और सेक का है। और ये किसका यहाँ पे था, साइन का था, तो साइन का घर बिल्कुल नहीं है, कोस और सेक का, यानी कि नेगेटिव हो गया। सेम इसी तरह अगर बात करेंगे साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 कहाँ पे है सर, 180 माइनस का बात कर रहे हैं ना इस बार, तो देखो माइनस देखते हैं, तो सर 180 यहाँ है, लेकिन 180 के अगर इधर जाएंगे तो प्लस, यानी नेगेटिव मतलब इस घर का बात कर रहा है, इस घर का, क्योंकि एक 180 से कम है। ये किसका घर है सर, तो ये सर साइन का है और कोसेक का है। और आप यहाँ पे देख ही सकते हो ये मेरा साइन यहाँ पे था, तो यानी उसका घर है, यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। इस तरीके से लिखते हैं। तो आप आ जाओ बैक, यहाँ क्या था मेरा 270 माइनस थीटा, तो 270 में चेंज होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे W इंटू कॉस थीटा, और पॉजिटिव और नेगेटिव 270 माइनस थीटा, देखो तो कहाँ आ रहा है, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे 270 माइनस मतलब इस घर का बात हो रहा है, टेन और कोट का। तो क्या यहाँ पे टेन और कोट है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे साइन का घर है ना, साइन 270 माइनस थीटा, तो माइनस यहाँ आ जाएगा। अच्छा डिवाइड पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 10, साइन तो नीचे है ही, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू आ जाएगा W कॉस बाई साइन ना, तो साइन बाई कॉस 10 और कॉस बाई साइन कॉट, तो यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे BC इक्वल टू माइनस क्या बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन पे इसका फोर्स लग रहा है, मतलब ये डायरेक्शन अगर हम लोग इधर लेके चले हैं तो अपोजिट डायरेक्शन पे ये लग रहा है, ये बता रहा है। तो आपको इससे मतलब नहीं है माइनस से, आपको सिर्फ ये पूछेगा कि W cos थीटा। देखो यहाँ पे D नंबर आ गया स्क्रीन पे, तो यहाँ पे BC में कैसा लग रहा है, यहाँ पे W cos थीटा लग रहा है। अपोजिट कहने का मतलब क्या है, माइनस क्या बता रहा है कि इधर जा रहा था ना एरो, तो ये मेरा जस्ट ऐसा लगेगा अपोजिट, तभी ना खींच रहा है,
ये मेरा बता रहा, बस इस तरह से निकालेंगे। समझ आया? चलिए, ये हुआ आज का क्लास। कैसा लगा, मज़ा लगा कि नहीं आप लोग को? बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। काफ़ी मेहनत करके बनाया जा रहा है, काफ़ी लंबा क्लास हो रहा है, काफ़ी समझाया जा रहा है आप लोग को। आप लोग बताइएगा कैसा होगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप लोग कमेंट क्या करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब क्या करो, बेल आइकन को प्रेस क्या करो, ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहे जब भी मैं वीडियो लाऊँ, चाहे एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स रहे या फिर आप लोग का कोर्स रिलेटेड। इसके अलावा एक चल रहा है प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन। बस ये 2 चीज़ आप लोग लगाओ, बस 2 ही चीज़। क्या? एक जो ये कोर्स है और दूसरा क्या है, प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन। अभी हम लोग HPCL का कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे SSC JEE का मैं लाऊंगा, RRB JEE का लाऊंगा, इसरो का लाऊंगा, DRDO का लाऊंगा, UPRML का लाऊंगा। जितनी भी एग्जाम का ना, सबका मैं प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन लाऊंगा। ये आज नहीं, 6 महीना बाद भी, 1 साल बाद भी आपका काम करेगा। प्रीवियस ईयर का जब भी एग्जाम कोई आए उसका प्रीवियस ईयर देख लो, और ये ऐसा सीरीज है जो सभी एग्जाम के लिए हेल्प कर रहा है। तो गाइज कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।